स्वागत है हिंदी नॉवेल मास्टर की उस छुपी हुई दुनिया में, जहां शब्द अंधेरों में चमकते हैं और कहानियां रात के सन्नाटे में सांस लेती है। यहां हर अध्याय एक दरार है, जिसके पार अनजाने सच, भूली हुई परछाइयां और ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं कल्पना की गहराइयों में गरी गई है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि कोई समानता दिखे तो समझिए कहानी ने आपको अपने जादू में बांध लिया है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रहस्यभरी साहित्यिक यात्रा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 511। उसी समय अरमान रायजादा के शरीर के भीतर मौजूद स्वर्ण पुण्य स्तंभ ने भी चट चट की आवाज के साथ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। एक पल के बाद ये वास्तव में फैलकर 2 गुना हो गया, और वो सुनहरे कर्म के छल्ले, वे तो जैसे 10 गुना बढ़ गए। एक के ऊपर एक परत चढ़ती गई, बिल्कुल किसी मजबूत नींव की पत्थर की तरह। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी की मूल प्राण शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। यह एहसास दक्ष स्तर जैसा नहीं था, जहां कोई केवल शून्य से थोड़ी बहुत प्राण शक्ति ही खींच सकता था। इस पल उसने महसूस किया कि उसकी साधना ठोस हो गई है और उसकी नींव अब पत्थर जैसी मजबूत है। महादक्ष स्तर। अरमान की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसने इस स्तर को भेद ही दिया। धीरे से एक लंबी सांस छोड़ते हुए अरमान ने अपने अंदर की सारी दूषित ऊर्जा बाहर निकाल दी और अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसका शरीर शक्ति से लबालब भरा हुआ है और स्वर्ग पृथ्वी के बीच बहने वाली प्राण शक्ति अब और भी स्पष्ट हो गई है। इससे भी ज्यादा चमत्कारिक बात यह थी कि जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उसे धरती की धड़कन महसूस हो रही थी। अचानक अरमान के दिमाग में प्राण सूत्र कला तेजी से विकसित होने लगी। उस प्राण बीज से उसे प्राचीन विरासत की कई तकनीकें प्राप्त हुईं। धरती संकुचन, पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके एक कदम में 10 मील की दूरी तय करना। पाषाण पुतला, पृथ्वी की शक्ति को सहेजकर एक विशाल पत्थर का पुतला बनाना जो खुद उसके लिए लड़ेगा। ... इसी तरह पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने वाली लगभग 10 तरह की तकनीकें उसके दिमाग में कौंध गईं। तो प्राण बीज की जड़ें जमने से मुझे पृथ्वी की प्राण शक्ति का उपयोग करने की इतनी सारी तकनीकें मिल गईं। अरमान बेहद खुश था। ये प्राण सूत्र कला वास्तव में बहुत चमत्कारिक थी। न केवल इसने उसकी साधना की गति को अविश्वसनीय रूप से तेज कर दिया था, बल्कि हर चरण में प्राण बीज में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से यह उसे कई जादुई शक्तियां भी दे रही थी। रुको, विश्व शुद्धि बैंगनी अग्नि की शक्ति। अरमान का दिल जोर से धड़का। उसने एक कदम बाहर बढ़ाया, जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो रहा हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे सिकुड़ गई और बस एक साधारण कदम के साथ वह प्रयोगशाला के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया। ये धरती संकुचन को संचालित करने का एक सरल तरीका था। अरमान ने लापरवाही से कुछ जड़ी बूटियां उठाईं और नुस्खे का पालन करते हुए दवा को शुद्ध करने के लिए विश्व शुद्धि बैंगनी अग्नि का उपयोग किया। 10 मिनट बाद एक गहरे रंग की चिकनी गोली बनकर तैयार थी। प्राण गोली। इसे बनाने में मुझे पहले आधा घंटा लगता था। महादक्ष स्तर में इसमें केवल 10 मिनट लगे, और अरमान ने सीधे उस प्राण गोली को निगल लिया। उसने ध्यान से अपने शरीर में प्राण शक्ति के परिवर्तनों को महसूस किया। जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह आश्चर्य से चिल्लाया, ये प्राण गोली! इसका असर पहले से 2 गुना है। समय 1/3 रह गया और प्रभाव 2 गुना हो गया। इस विश्वशुद्धि बैंगनी अग्नि की शक्ति कम से कम 6 गुना बढ़ गई थी। लगता है कि भविष्य में औषधीय गोलियों को बनाना बहुत आसान होगा। कुछ खोई हुई सुई तकनीकों का प्रदर्शन करना शायद और भी आसान हो जाएगा। अगर मैं फिर से कैंसर का इलाज करूं तो शायद थकान से बेहोश नहीं होऊंगा। अरमान को याद आया कि गौरव वीरानी के ब्रेन कैंसर का इलाज करने के बाद वह ऑपरेशन रूम के बाहर थकान से लगभग बेहोश हो गया था और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्लिक। प्रयोगशाला का दरवाजा अंदर से बाहर की ओर खुला। अरमान प्रयोगशाला से बाहर निकल आया। उसका बाहर निकलना बहुत ही सूक्ष्म था, लेकिन समीर डागर, धीरज ठाकुर, नागराज और अन्य जो बाहर थे, उनका ध्यान लगातार उसी पर था और हल्की सी आहट भी उनसे बच नहीं सकती थी। बॉस अरमान। मालिक। बॉस। समीर, धीरज, नागराज और अलेक्जेई चारों लगभग एक ही समय में अरमान के पास आए। उनमें से समीर सबसे ज्यादा उत्साहित था। बॉस अरमान, क्या आपने उस महादक्ष स्तर को पार कर लिया है? क्या अब आप अमर हो गए हैं? नागराज ने समीर को घूर कर देखा, मन ही मन सोचते हुए, मालिक के इस आदमी के पास जरा भी समझ नहीं है। लगता है कि जब तक मैं वफादार हूं, मेरे मालिक का सबसे महत्वपूर्ण दायां हाथ बनने की पूरी संभावना है। हालांकि धीरज और अलेक्जेई कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके सवाल उनके चेहरों पर साफ लिखे थे। अरमान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अमरता इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है?
हालांकि मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि अगर मैं स्वाभाविक रूप से बूढ़ा होकर मरूं तो शायद मैं लगभग 300 साल तक जीऊंगा। 300 साल। समीर ने अपना सिर खुजलाया और लार टपकाते हुए कहा, अगर मैं 300 साल तक जी सकूं तो क्या मैं कई खूबसूरत महिलाओं को नहीं पटा सकूंगा? शायद कोई अप्सरा भी मिल जाए। समीर, तुम सच में बस अपने निचले दिमाग से सोचते हो। बॉस अरमान अब एक साधक हैं, उनके लक्ष्य तुम्हारे जैसे नहीं हैं। क्या तुम यह नहीं जानते? धीरज ने पास से ताना मारा। समीर ने पलटवार किया, खाना और प्यार इंसानी फितरत है। इसमें अलग क्या है? क्या मर्द बेहतर संतान पैदा करने के लिए नहीं जीते? जितनी ज़्यादा खूबसूरत महिलाओं के साथ कोई डेट करता है, यह उतनी ही शक्ति और रुतबे की निशानी है। पुराने बादशाहों को देखो, अपने हरम के लिए 3000 सुंदरियां चुनते थे। क्या ये वही बात नहीं है? तुम। धीरज के पास कोई जवाब नहीं था। अरमान मुस्कुराया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। आज का दिन अच्छा है, चलो बारबेक्यू खाते हैं। और लगे हाथ कुछ बियर भी ले आना और मजे करना। पुणे रेलवे स्टेशन पास के एक होटल में 3 दिन पहले 10 अजीब तरह के कपड़े पहने लोगों ने इस होटल में चेक इन किया था। इन 10 लोगों में से 8 विकलांग थे, कोई बहरा, कोई गूंगा, कोई भेंगा, कोई लंगड़ा। केवल 2 लोग शारीरिक रूप से पूर्ण थे और बहरे या गूंगे नहीं थे। दुर्भाग्य से ये दोनों बात करना पसंद नहीं करते थे, दिन भर चुप रहते थे और दिखने में बेहद खूंखार और अमित्र लगते थे। वे कई दिनों से पुणे शहर में थे, लेकिन वे अरमान रायजादा से मिल भी नहीं पाए थे। पाताल प्रेत संप्रदाय के लोग अब बेचैन होने लगे थे। कमरे में मानव ने पूछा, जूनियर भाई करण, तुम्हारी पूछताछ कैसी रही? करण ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, पास जाना नामुमकिन है। जिस रिहायशी इलाके में अरमान रहता है, वहाँ सैकड़ों सैनिक हैं। वे हर कोने पर नज़र रखते हैं। जब तक मैं अंदर जाने के लिए सुरंग नहीं खोदता, मैं उन तमाम निगरानी उपकरणों से बच नहीं पाऊंगा। मानव ने जिज्ञासा से पूछा, अगर तुम उसके घर में नहीं घुस सकते तो उस अस्पताल में जाओ जहां अरमान काम करता है। उसे ढूंढना तो मुमकिन होना चाहिए, है ना? करण ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं, अरमान कई दिनों से घर से नहीं निकला है। मुझे नहीं पता कि वह घर पर क्या कर रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से आसपास गश्त बहुत सख्त है और मुझे अंदर जाने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि इस बिंदु पर करण ने अचानक कहा, मुझे अरमान तो नहीं मिला, लेकिन मुझे उसके एक आदमी के घर से कुछ चीज़ें मिली हैं। क्या चीज़ें? मानव ने जोर देकर पूछा। करण ने अपनी जादुई थैली से 2 छोटी बोतलें निकाली और कहा, ये मुझे उसके एक भरोसेमंद आदमी समीर डागर नाम के एक शख्स के घर पर मिली। ये समीर पहले एक छोटा मोटा गुंडा था, एक नाइट क्लब में बाउंसर का काम करता था। लेकिन जब से वह अरमान से मिला, न जाने किस वजह से उसकी ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई और वह धीरे धीरे पुणे शहर का एक बड़ा नाम बन गया। पुणे के अंडरवर्ल्ड में हर कोई उसे समीर भाव कहता है। ओह, ऐसी बात है। मानव की दिलचस्पी बढ़ गई। करण ने बोतल के ढक्कन खोले और रहस्यमय तरीके से कहा, इन 2 बोतलों में उसकी ताकत के इतनी तेजी से बढ़ने का राज छिपा है। जैसे ही एक बोतल का ढक्कन खुला, मानव ने एक नज़र डाली, फिर उसकी सुगंध सूंघी और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये तो प्राण गोली है। इतनी फिजूल खर्ची। एक छोटे मोटे गुंडे को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्राण गोलियां देना। पाताल प्रेत संप्रदाय में रिवाज के मुताबिक मुझे महीने में सिर्फ एक मिलती है। अध्याय 512। हालांकि जैसे ही दूसरी बोतल खोली गई, मानव तो लगभग पागल ही हो गया। प्राण शक्ति गोली। यह एक प्राण शक्ति गोली है। अगर मैंने संप्रदाय के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिया होता तो एक आंतरिक शिष्य के रूप में भी मुझे एक प्राण शक्ति गोली नहीं मिल पाती। इस छोटे से लफंगे के पास सचमुच एक प्राण शक्ति गोली है। कमाल है, उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी है। आत्मन जागृति स्तर का एक योद्धा अगर वह 10 प्राण शक्ति गोलियां ले तो यह उसके लिए दक्ष स्तर तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। अगर मानव को पता होता कि समीर हर हफ्ते साधना करने के लिए प्राण शक्ति गोलियां लेता था और अब तक लगभग 20 गोलियां ले चुका था, फिर भी आत्मन जागृति स्तर की चोटी पर ही अटका था और दक्ष स्तर को भेदने का कोई संकेत नहीं था, तो वह शायद खून की उल्टी करके मर जाता। मानव लालच भरी नजरों से बोतल में पड़ी अकेली प्राण शक्ति गोली को घूर रहा था। करण ने उसके चेहरे के भाव देखे, हंसा और बोतल को दूर करते हुए कहा, बदकिस्मती से केवल एक ही प्राण शक्ति गोली बची है। अगर 2 होती तो मैं निश्चित रूप से आपका हिस्सा नहीं भूलता, सीनियर भाई। लेकिन चूंकि केवल एक ही है, जूनियर भाई केवल माफ़ी मांग सकता है। थोड़ा रुकने के बाद करण ने कहा, ऐसा करते हैं सीनियर भाई, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं ये प्राण गोली आपको दे देता हूँ। मुझे कोई इतराज नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राण गोली हमारे संप्रदाय में आंतरिक शिष्यों को मुफ्त में मिल सकती है, लेकिन उन आवारा साधकों के लिए ये भी एक खजाना है। इस तरह की प्राण गोली बाजार में शायद 1 लाख रुपये में बिक सकती है,
मानव ने तुरंत प्राण गोली वाली बोतल ले ली और खुशी से कहा, यह 1 लाख रुपये मुफ्त की कमाई जैसी थी। लूट का माल बंटने के बाद करण ने भौहें सिकुड़ी और कहा, सीनियर भाई, यह अरमान कितना रईस है, अपने आदमियों को भी लापरवाही से प्राण शक्ति गोलियां बांट रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसे किसी प्राचीन गुफा के खंडहर से खजाना मिला है। तो तुम्हें क्या लगता है वह कैसा है? हालांकि मानव की साधना थोड़ी ऊंची थी, लेकिन वह जानता था कि अक्लमंदी के मामले में वह वास्तव में करण से कमतर था। करण ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि वह खुद एक खजाना है। साथ ही मैंने पता लगाया है जिस समुदाय में वह रहता है वह पुणे शहर का सबसे पॉश इलाका है। वहां रहने वाले लोगों की कुल संपत्ति कम से कम 100 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा अरमान खुद जयपुर के एक प्रमुख परिवार रायजादा परिवार का वारिस लगता है। मुझे अब शक है कि उसे किसी खंडहर से विरासत नहीं मिली। मुझे शक है कि उसे रायजादा परिवार ने किसी छिपे हुए संप्रदाय में साधना करने के लिए भेजा था और अब शायद उसकी साधना पूरी हो गई है, इसलिए उसे अनुभव के लिए बाहर भेजा गया है। आप भी जानते हैं कि ये छिपे हुए संप्रदाय बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनकी विरासत बहुत पूर्ण होती है। हालांकि वे अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन हर बार जब कोई शिष्य साधना करने के लिए बाहर आता है तो वे हवाओं और बादलों को हिला सकते हैं। करण के बोलने के बाद मानव ने भौहें सिकुड़ी और काफी देर तक चुप रहा। काफी देर बाद करण ने अपनी बात जारी रखी, अगर वह वास्तव में किसी छिपे हुए संप्रदाय से है तो वह निश्चित रूप से हमारी असलियत को भांप सकेगा। अगर हम उसे मंगल पर्वत पर किसी का इलाज करने के लिए चलने को कहेंगे तो जब तक वह बेवकूफ़ नहीं है वह निश्चित रूप से हमारे जूनियर भाई की मौत और मातृ शिशु आत्मा भक्षक कीट के बारे में सोचेगा और उसका संबंध हमारे पाताल प्रेत संप्रदाय से जोड़ लेगा। मानव अपनी बैल जैसी आंखों को चौड़ा किए बिना नहीं रह सका। ये काम नहीं करेगा, वह काम नहीं करेगा। अब वह घर में दुबका बैठा है और बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा है। बताओ हम क्या करें? करण की भौहें गहरी हो गई थीं। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, हालांकि यह थोड़ा अनैतिक है, लेकिन अगर यह मिशन पूरा नहीं हुआ तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो बस यही एक रास्ता है। सीनियर भाई, मेरे पास एक विचार है। नाइट आउल बार के बाहर थोड़ी दूर एक बारबेक्यू स्टॉल पर। यह बारबेक्यू स्टॉल भी समीर के ही किसी आदमी ने खोला था। जैसे जैसे समीर की ताकत बढ़ी उसने बहुत पहले ही पूरी फीनिक्स एवेन्यू सड़क को अपने कब्जे में ले लिया था। अगर अरमान ने उसे और किताबें पढ़ने और प्रबंधन कौशल सीखने के लिए नहीं कहा होता और हमेशा लड़ाई झगड़े के बारे में न सोचने की सलाह न दी होती तो शायद समीर ने पुणे शहर के सभी बार और नाइट क्लबों को अपने अधीन कर लिया होता। लेकिन अब समीर जानता था कि वह एक असाधारण बॉस के पीछे चल रहा है जो लापरवाही से एक दवा बना सकता है और अरबों कमा सकता है। ये छोटा सा धंधा शायद उसके ध्यान के लायक नहीं था, इसलिए हमेशा अरमान का नंबर 1 गुर्गा बने रहने के लिए समीर हमेशा अरमान की बात सुनता था और हाल ही में साधना के अलावा वह वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए नाइट स्कूल भी जा रहा था। आखिरकार उसके पास कई व्यवसाय भी थे। हालांकि उसे विश्वास था कि कोई भी उसे मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन एक बॉस के रूप में अगर वह खातों को भी नहीं समझ सकता तो क्या उसके अपने आदमी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे? बॉस अरमान, आइए पीते हैं। मैं समीर आपको जाम पेश करता हूँ। अगर आपने मुझे अहमियत न दी होती और तारा दीदी की खातिर मुझे समीर को नहीं निखारा होता तो मैं शायद दूसरों के लिए बस एक बाउंस ही बनकर रह जाता, समीर ने भावुक होकर कहा। वह वास्तव में अरमान का सम्मान करता था। इस आदमी ने उसकी किस्मत बदल दी थी। अरमान के बिना वह शायद किसी दिन किसी गली में काट कर फेंक दिया गया होता। जहां तक अब की बात है, ये पहले से ही काफी अच्छा था कि वह दूसरों को नहीं काट रहा था। दूसरों के लिए एक बाउंसर? फिर तो तुम अपनी काबिलियत से बहुत नीचे काम कर रहे होते। अरमान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे बताओ, अब तुम्हारे पास कितने बार हैं? मैं यहाँ लंबे समय से नहीं आया और अब पूरी सड़क तुम्हारी है। तुम्हारा कारोबार स्टारलाइट इंटरनेशनल से भी बड़ा है। समीर ने शराब का एक घूंट लिया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, बॉस अरमान, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा छोटा सा धंधा बस एक छोटा मोटा ऑपरेशन है, केवल लगभग 30 नाइट क्लब और बार। सालाना कमाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ से अधिक नहीं होती। ये स्टारलाइट इंटरनेशनल से कैसे तुलना कर सकता है? लेकिन मेरी जिंदगी, समीर की जिंदगी अब वसूल है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे समीर के पास आज ये सब होगा। अन्य जैसे धीरज, अलेक्जेई और नागराज सभी ने सिर हिलाया। वे भी भावनाओं से भर गए। धीरज पहले एक भूमिगत मुक्केबाज था और उसका मुक्केबाजी कौशल काफी नहीं था। उसे आंतरिक चोटें आईं और वह बरसों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, यहाँ तक कि अपने इलाज के लिए अपनी बहन की कमाई पर निर्भर था। हालांकि अरमान से मिलने के बाद उसकी किस्मत भी बहुत बदल गई। न केवल उसकी बीमारी ठीक हुई बल्कि उसकी साधना ने भी एक नया स्तर हासिल किया।
अब समीर अरमान की मदद करता है, एक आलीशान हवेली में रहता है और उसकी बहन विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद स्टारलाइट इंटरनेशनल में काम करती है और अब एक पर्यवेक्षक है। उसका जीवन फल फूल रहा है। वह अब केवल कठिन साधना करना चाहता है, दक्ष स्तर को भेदना चाहता है और अरमान की बेहतर मदद करने में सक्षम होना चाहता है। जहां तक अलेक्जेई की बात है, यूक्रेन जैसी जगह में जहां लगातार युद्ध होता था, बस जीवित रहना ही एक समस्या थी। वह अमीरों के लिए गहरे समुद्र में अवैध मुक्केबाजी मैच लड़ने के लिए मजबूर था और अंततः दुखद मौत मरता। अरमान से मिलने के बाद कम से कम उसने भरपेट खाया और पिया और उसकी इकलौती बेटी भी भारत में स्कूल गई। एक शांतिपूर्ण जीवन अपने परिवार के साथ किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण था। नागराज का तो जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वह अपने बौद्ध साम्राज्य में वापस नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल अरमान के लिए कड़ी मेहनत कर सकता था। इसके अलावा अरमान अब महादक्ष स्तर में है। बौद्ध साम्राज्य के स्तर विभाजन के अनुसार अरमान के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अरहत का दर्जा प्राप्त कर लिया है और तंत्र संप्रदाय में वह भी अस्तित्व के बिल्कुल शिखर पर है। यहाँ हर कोई मेरा अच्छा भाई, अच्छा दोस्त है। हम भविष्य में भी बड़े कामों पर साथ काम करेंगे। आओ जाम टकराते हैं। अरमान खड़ा हो गया और बोला। दूसरे भी मुस्कुराए और खड़े हो गए। चीयर्स। कई बड़े आदमी खाते और गपशप करते रहे और माहौल बहुत जीवंत था। लेकिन इसी पल समीर का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, समीर भाव, छोटे साहब, सब लोग, कुछ गड़बड़ हो गई है। अभी खबर आई है कि छोटी मालकिन अनया को मरीन ड्राइव पर कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अध्याय 513। लानत है। पुणे शहर में इस इलाके में किसी ने छोटी मालकिन अनया का अनादर करने की हिम्मत की। अरमान कुछ नहीं बोला, लेकिन समीर गुस्से में खड़ा हो गया। उसने अपने आदमी को घूरा और खूंखार आवाज में कहा, बता कौन हरामजादा मरने के लिए इतना उतावला है कि उसने जगह भी नहीं देखी। समीर की उस घूरने वाली नज़र से उसके आदमी के पैर कांपने लगे। समीर अब आत्मन जागृति स्तर की चोटी पर पहुंचा हुआ योद्धा था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा था, जिसमें एक भयानक खौफ था। वह हकलाया, समीर भाव, मुझे नहीं पता कि यह कौन है। मरीन ड्राइव पर मौजूद भाइयों ने मुझे आपको सूचित करने के लिए बुलाया। छोटी मालकिन अनया की मासेराती स्पोर्ट्स कार को रोक दिया गया था। ऐसा लगता है कि कोई उनसे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा है। वसूली? समीर थोड़ा हैरान रह गया। वह बेशक ऐसी स्थितियों के बारे में जानता था, लेकिन उसने खुद कभी इसका सामना नहीं किया था। वह इतना खूंखार और खतरनाक दिखता था कि अगर कोई वसूली करना भी चाहे तो उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। वसूली करने वाले स्वाभाविक रूप से उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो नर्म दिल और अमीर दिखते हैं। वसूली? क्या तुम्हें यकीन है? अरमान ने हालांकि थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे याद है कि अनया 2 बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर गई थी। क्या ये 2 बॉडीगार्ड वसूली जैसी चीज़ को भी नहीं संभाल सकते? क्या वे इतने बेकार हैं? जब अरमान ने उससे सवाल किया तो वह आदमी पसीने पसीने हो गया। समीर भाव पहले से ही इतने भयानक थे, क्या छोटे साहब अरमान, समीर भाव के भी बॉस और भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे? उस आदमी ने अपना पसीना पोंछा और खिसियाते हुए कहा, छोटे साहब, मुझे भी पूरी स्थिति नहीं पता। अरमान ने हाथ हिलाकर उस आदमी को जाने का इशारा किया, फिर खड़ा हो गया। तुम सब आराम से खाओ, मैं जाकर देखता हूँ। बॉस, मैं भी आ रहा हूँ। मालिक, मैं भी आ रहा हूँ। बॉस, मैं भी आ रहा हूँ। जैसे ही अरमान खड़ा हुआ, बाकी तीनों, जिनका अब बारबेक्यू खाने का मन नहीं था, उन्होंने भी साथ चलने की इच्छा जताई। अरमान ने उन पर एक नज़र डाली, फिर कहा, तुम तीनों यहीं रुको। नागराज, तुम मेरे साथ आओ। बाकी 3 पास ही रहते थे और अरमान केवल कभी कभार ही बाहर मिलने आता था। उसने सोचा कि शायद कोई गंभीर बात नहीं है, और चूंकि उन्होंने लगभग खाना खत्म कर लिया था, इसलिए उसने नागराज को अपने साथ घर चलने दिया। जी मालिक, नागराज ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। तुम मुझे मरीन ड्राइव ले चलो। अपना सिर घुमाते हुए अरमान ने उस आदमी की ओर इशारा किया और उसे निर्देश दिया। समझ गया छोटे साहब। अरमान के थोड़े गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए उस आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया, एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से रास्ता दिखाने लगा मरीन ड्राइव की ओर। मानव और करण ने अपनी प्राण शक्ति को थोड़ा समायोजित किया और 60 साल के 2 बूढ़े सफ़ेद बालों वाले आदमियों में बदल गए। इस तरह का भेष बदलना पाताल प्रेत संप्रदाय जैसे संप्रदाय के लिए बच्चों का खेल था, जो प्राण शक्ति को निगलने में माहिर थे। अगर कोई उनकी आभा से परिचित न हो तो वह निश्चित रूप से इन दोनों को मानव और करण के रूप में नहीं पहचान पाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, जरूर टूट गया होगा। मानव का चेहरा दुख और समय की मार से भरा हुआ था, जिससे वह एक ईमानदार किसान जैसा लग रहा था। पास खड़े करण ने सहयोग करते हुए चिंता और गुस्से के मिले जुले स्वर में कहा, बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको बहुत चोट लगी है? मैं आपको अस्पताल ले चलूंगा। आजकल लोग इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं।
हम दो बुजुर्ग सड़क पर चल रहे हैं और फिर भी उसने हमें टक्कर मार दी। दो बुजुर्ग महाशय, मुझे खेद है। हमने सच में आपको अभी नहीं देखा। अनया कार से बाहर आ चुकी थी, उसके खूबसूरत चेहरे पर घबराहट की लकीरें थीं। वह कार की पिछली सीट पर बैठी संगीत सुन रही थी। तभी अचानक एक धड़ाम की आवाज़ आई और फिर बॉडीगार्ड ने अचानक कार रोक दी। उसका दिल जोर से धड़का क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन्होंने शायद किसी को टक्कर मार दी है। छोटी मालकिन, इन पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये बिल्कुल ठीक हैं। अनया को आगे बढ़ते देख एक बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये बॉडीगार्ड फील्ड आर्मी का एक रिटायर्ड टोही सैनिक था, जिसकी जासूसी विरोधी क्षमताएं असाधारण रूप से उच्च थीं। उसने महसूस किया था कि ये दो बूढ़े बहुत अजीब तरह से प्रकट हुए थे। अपनी अवलोकन क्षमताओं के बावजूद उसने उन्हें नोटिस नहीं किया था। इसके अलावा ये दो बूढ़े नाटक करते हुए लग रहे थे। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरे बड़े भाई को तुमने इस तरह टक्कर मारी और तुम उन्हें अस्पताल नहीं ले जा रहे, बल्कि ऐसी बातें कह रहे हो। नहीं, मैं आज इस औरत को ले जाऊंगा। उसे मेरे बड़े भाई को मुआवजा देने और माफ़ी मांगने के लिए कहो। करण ने झूठा गुस्सा दिखाया और सीधे अनया की ओर लपका, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब तक वह अनया को पकड़ लेता, वह उसे सीधे घसीट कर ले जा सकता था और शहर की निगरानी के तहत इसे अभी भी एक सामान्य विवाद के रूप में प्रच्छन्न किया जा सकता था। आधुनिक शहर की निगरानी अविश्वसनीय रूप से उन्नत थी, लगभग हर कोने में कैमरे थे। अनया आमतौर पर घर और कंपनी में रहती थी, जिससे कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता था। वे केवल अनया के घर जाने के रास्ते पर ही यह कदम उठा सकते थे। तुम क्या करना चाहते हो? पीछे हटो। दूसरे बॉडीगार्ड ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है और अपनी जेब से एक हाई वोल्टेज स्टन बैटन निकाल लिया। आम बॉडीगार्ड्स के लिए बंदूकें आमतौर पर नहीं दी जातीं। आम लोगों के खिलाफ एक हाई वोल्टेज बैटन एक बहुत अच्छा उपकरण है। एक हाई वोल्टेज झटका मूल रूप से किसी को विरोध करने में असमर्थ बना सकता है। तुमने किसी को मारा और तुम अभी भी बल प्रयोग करना चाहते हो। किसे पता था कि बैटन को देखकर करण के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ जाएगी। उसकी नज़रों ने सड़क कैमरे की दृष्टि रेखा का पता लगाया, फिर उसने जानबूझकर कैमरे की ओर अपनी पीठ कर ली, बॉडीगार्ड की ओर लपका और धीरे से उसकी उंगली पकड़ ली। कड़क। बॉडीगार्ड की कलाई सीधे टूट गई। करण ने लगभग नजर न आने वाली तेजी से फिर से हल्का सा झुकाव लिया, फिर उसका पैर अड़ाया और खींच लिया। एक पल में बॉडीगार्ड एक लट्टू की तरह कई मीटर दूर जा गिरा। कैमरे के नज़रिए से ऐसा लग रहा था जैसे बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और फिर खुद ही फिसलकर गिर गया। बॉडीगार्ड को तुरंत एहसास हो गया कि ये दोनों विशेषज्ञ हैं और उसने दूसरे बॉडीगार्ड से कहा, मेरा हाथ टूट गया है। वे माहिर हैं। ओल्डली, जल्दी से छोटी मालकिन की रक्षा करो और निकलो। ये दोनों मुसीबत हैं। करण ने उस बॉडीगार्ड को देखा जिसे उसने एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया था और उपहास किया, सांसारिक दुनिया के एक बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारे पास कुछ समझ है। बदकिस्मती से हमसे मिल रहे हो, तुम अभी भी योग्य नहीं हो। करण द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर बॉडीगार्ड का चेहरा लाल हो गया और उसने खून से सनी आंखों से करण को घूरा। जब हमारे दामाद आएंगे तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तुम्हारा दामाद? हे, जल्द ही वह भी इतना अहंकार नहीं कर पाएगा। करण हंसा और अनया के सामने चला गया। दूसरे बॉडीगार्ड ने तुरंत भारी दबाव महसूस किया और अनया को अपने पीछे छिपा लिया। लेकिन ये कदम उठाने के बाद उसने पाया कि वह हिलने डुलने में असमर्थ लग रहा था। ये देखकर करण हंसा, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मेरे 3 मीटर के दायरे में मेरी मानसिक ऊर्जा तुम्हें पूरी तरह से स्थिर कर सकती है, तुम पलक भी नहीं झपका सकते। हाथी के खिलाफ चींटी के संघर्ष करने का क्या मतलब है, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे? तुम साधक हो, आम लोगों को सताने का क्या मतलब है? अनया आखिरकार दुनिया घूमी हुई और समझदार थी, खासकर जब से अरमान भी एक साधक था। वह जानती थी कि साधक कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, जिसका आम लोग विरोध नहीं कर सकते। करण को चुप देखकर अनया का सुंदर चेहरा मुरझा गया और उसने कहा, ये पुणे शहर है और मेरे पति अरमान रायजादा भी एक साधक हैं। क्या तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी नहीं कर रहे हो? अध्याय 514। अरमान रायजादा का नाम सुनकर करण ने ठंडी हंसी हंसी। अरमान रायजादा? क्या तुम्हें लगता है कि वह अजय है क्योंकि उसने मेरे जूनियर भाई को मार डाला? हम 9 लोगों में लखन सबसे बेकार था। ये सच है, मैं उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करूंगा क्योंकि स्वामी लोकेश जिनवरा भी उस पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि मैं तुम पर हाथ डाल सकता हूं। स्वामी लोकेश जिनवरा ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करेंगे। अनया के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए, जो किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसा था, करण हंसा। ऐसी खूबसूरत पत्नी के साथ एक देवता भी ललचा जाएगा। अगर अरमान तुमसे सच्चा प्यार करता है तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी खातिर हमारे साथ मंगल पर्वत आएगा। तुम बहुत अहंकारी हो, दिन दहाड़े मेरा अपहरण कर रहे हो। दूसरे पक्ष का अहंकार देखकर अनया की नाजुक भौहें गुस्से में तंग गईं।
उसने मन ही मन उपहास किया, लेकिन चुपचाप एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अरमान ने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे कि वह खुद की रक्षा कर सके। पहले जो जैद ताबीज उसने उसे दिया था वह उसे हमलों से बचा सकता था। हालांकि जब किसी शक्तिशाली साधक का सामना होता है तो वे सीधे अनया को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे हिलने से रोक सकते हैं। इसके लिए अरमान को एक विचार आया। उसने एक जैद ताबीज को प्राण शक्ति से भर दिया और फिर अनया के खून के साथ एक उड़ान तलवार मंत्र को पिघला दिया। जब तक अनया मंत्र का जाप करती, जैद ताबीज में मौजूद प्राण शक्ति दुश्मनों पर हमला करने के लिए उड़ान तलवार मंत्र को सक्रिय कर देती। भनभनाहट। अनया ने चुपचाप मंत्र का जाप किया और उस पर मौजूद जैद ताबीज से प्राण शक्ति की तरंगें निकलने लगीं। उसकी गर्दन में लटके पेंडेंट के भीतर मौजूद उड़ान तलवार मंत्र भी संघनित होने लगा। उड़ान तलवार मंत्र। अनया ने मंत्र की आखिरी पंक्ति पूरी की और एक हल्की चीख निकाली। तुरंत एक लाल तलवार की रोशनी तेजी से करण की ओर लपकी, जो ज्यादा दूर नहीं था। क्या करण के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, उसका शरीर सहज रूप से चकमा दे गया। तलवार की रोशनी गुजरी और तुरंत उसके चेहरे पर एक लंबा गहरा घाव दिखाई दिया। खून टप टप बहने लगा। अनया को छोड़कर सब सन्न रह गए। दो बॉडीगार्ड अपनी छोटी मालकिन को देख रहे थे, जिनकी उन्होंने हमेशा रक्षा की थी, अचानक एक रहस्यमय तलवार की रोशनी छोड़ते हुए, और वे अविश्वसनीय रूप से हैरान थे। फिर वे खुशी से झूम उठे। छोटी मालकिन के पास वास्तव में ऐसी क्षमता थी, यहाँ तक कि वह रहस्यमय व्यक्ति भी इससे बच नहीं सका। उड़ान तलवार मंत्र। अरमान ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति को उड़ान तलवार मंत्र सक्रिय करने की अनुमति देने के लिए उसने तुम्हारे लिए प्राण शक्ति को संग्रहित करने के लिए जैद ताबीज को शुद्ध करने में कम से कम 1 महीना बिताया होगा। करण ने अपने गाल से खून पोंछा, अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में अब एक खूंखार आभा थी। तुमने मेरे चेहरे पर तलवार का निशान बना दिया, यह मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आश्चर्य है, अगर मैं तुम्हारे इस खूबसूरत फूल जैसे चेहरे पर चाकू का निशान बना दूं, तो क्या तुम्हारे पति अरमान, जो अपने चमत्कारी हाथों के लिए जाने जाते हैं, तुम्हारी सूरत को उसकी मूल अवस्था में बहाल कर पाएंगे? करण की आवाज़ ठंडी थी और उसने अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली के पो पर प्राण शक्ति धड़कने लगी, चाकू की तरह तेज। चिंता से अनया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से उड़ान तलवार मंत्र के लिए मंत्र का फिर से जाप किया, लेकिन यह मंत्र जाप करने के लिए काफ़ी जटिल था, जिसमें कम से कम 10 सेकंड लगते थे। उसने बेबसी से देखा कि करण ने अपना हाथ उठाया और वार गिरने ही वाला था। धड़ाम। एक काली परछाई, लगभग धरती संकुचन की तरह 100 मीटर दूर से तेजी से उसके पास आए। उसकी उंगली पर एक रहस्यमय और प्राचीन दिखने वाली छाप तुरंत बन गई, जो करण के चेहरे पर जोर से जा लगी। उस अपार बल ने सीधे करण को, उसका चेहरा खून से लथपथ, जमीन पर कई मीटर घसीटते हुए भेज दिया। किसने अभी कहा कि वे मेरी पत्नी के बेमिसाल चेहरे पर निशान छोड़ना चाहते हैं? अरमान की उंगली पर प्राण शक्ति की तरंगें अभी भी धड़क रही थीं, और वह रहस्यमय रूनिक छाप जो अभी अभी चमकी थी, अभी तक गायब नहीं हुई थी, एक पहाड़ की तरह भारी शक्ति से भरी हुई। उसने अपने सामने करण और मानव पर एक बेहद ठंडी नजर डाली। यह आभा, तुम मृत्यु और भक्षण की भावना से भरे हुए हो, मातृ शिशु आत्मा भक्षक कीट की आभा के समान। तुम दोनों पाताल प्रेत संप्रदाय से हो। अरमान की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। पाताल प्रेत संप्रदाय के लोग सचमुच भटकती आत्माओं की तरह थे, परेशान करने वाले। करण और मानव के चेहरे के भाव अचानक बेहद भयभीत हो गए। धरती संकुचन और वह रहस्यमय छाप, ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी तत्व बल के रूनों का अनुप्रयोग है। वह महादक्ष स्तर पर है। यह अरमान, ये वास्तव में महादक्ष स्तर पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि लखन को उसने एक ही वार में मार दिया, बिना विरोध करने की किसी शक्ति के। इसके अलावा उसने पहले से ही पृथ्वी तत्व बल के रूनों के अनुप्रयोग में महारत हासिल कर ली है, और इतनी दक्षता के साथ। धरती संकुचन का उपयोग करने के बाद फंतियन सील के समान एक रूनिक छाप का उपयोग करने में सक्षम होना, ये व्यक्ति बहुत भयानक है। पुणे शहर में वास्तव में ऐसा व्यक्ति है, और मास्टर ने फिर भी हमें उसे परेशान करने के लिए कहा। ये तो बस हमें हमारी मौत के मुंह में भेजना है। भागो। मानव और करण, इस समय उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, जल्दी से भागना। वूश वूश। अचानक मानव और करण प्रकाश की 2 धाराओं में बदल गए, 2 अलग अलग दिशाओं में भागते हुए। भागने की कोशिश। अरमान ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अभी अभी धरती संकुचन का इस्तेमाल किया था। स्विश। एक काला प्रक्षेप्य उसकी ओर उड़ा। उसने हल्के से इसे झटका दिया और वह काला प्रक्षेप्य सीधे ब्लॉक हो गया, एक आत्मा भेदक कील जो जमीन पर गिर गई। अचानक दूसरी तरफ अनया अचानक कमर से झुक गई, दर्द से कराह उठी। अनया, क्या हुआ? अरमान तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया। अनया को अचानक झुकते हुए देखा, उसका चेहरा बहुत दर्द से भरा था।
अरमान, मेरे पैर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ ने काट लिया है। बहुत दर्द हो रहा है। अनया ने अपनी नाजुक भौहें सिकुड़ी और अपनी स्कर्ट उठाए। बेशक उसकी पिंडली पर मच्छर के काटने जैसा निशान था। जल्द ही यह क्षेत्र सूज गया। जहर। अरमान का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके जांच की और जल्द ही पता चला कि अनया की पिंडली में वास्तव में एक चांदी की सुई मारी गई थी। अरमान, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। अनया धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही थी, जमीन पर गिरने ही वाली थी। अरमान ने जल्दी से अनया को सहारा दिया। अनया, तुम्हें जहर दिया गया है, मुझे तुम्हें इलाज के लिए ले जाना होगा। अरमान ने अनया से पूछे बिना आगे कदम बढ़ाया। उसकी उंगली सीधे अनया की स्कर्ट के नीचे गई, कई एक्यूप्रेशर बिंदुओं को दबाते हुए ताकि जहर उसके पूरे शरीर में न फैल सके। हालांकि अनया ने महसूस किया कि अरमान उसकी जांघ को कुछ बार दबा रहा है। क्या वह उसका इलाज कर रहा था? यह आदमी, क्या वह अब भी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था? हालांकि जल्द ही अनया को चक्कर आने लगे और उसका सिर हल्का हो गया और उसकी सांसें भी फूलने लगीं, जिससे ध्यान केंद्रित करना असंभव हो गया। अरमान जल्दी से कार में बैठ गया, अन्य दो बॉडीगार्ड्स की अनदेखी करते हुए, और हवा की तरह घर चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, अरमान अनया को अपनी प्रयोगशाला में ले गया, अनया के पीले नाजुक चेहरे को देखते हुए जो अभी भी मनमोहक था। अनया, बर्दाश्त करो, मैं अब तुम्हारा जहर निकालने जा रहा हूं। अरमान ने थोड़ी बेहोश अनया से कहा। अनया ने सुन्न होकर सिर हिलाया। फिर उसने महसूस किया कि उसकी स्कर्ट उठाई जा रही है। अध्याय 515। अनया की त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद और जैद की तरह चिकनी थी। रोशनी के नीचे इसमें हाथी दांत की तरह एक गर्म चमकदार चमक थी, अविश्वसनीय रूप से नाजुक। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अनुचित विचार नहीं रख सकता। अरमान ने अपने दिल में चुपचाप खुद को धिक्कारा, फिर अनया के जहर की जांच करने लगा। अनया, मैं अब जहर को बाहर निकालने के लिए एक चांदी की सुई का उपयोग करने जा रहा हूँ। कृपया अपने पैर थोड़े और चौड़े करें। प्रयोगशाला के अंदर रोशनी तेज और भरपूर थी, जिससे अरमान और भी स्पष्ट देख सकता था। वह मनमोहक मुद्रा, वह लुभावना नज़ारा, हालांकि यह उसे पहली बार देखने का मौका नहीं था, लेकिन पिछली बार अंधेरे में था, इस पल की तुलना में कुछ भी नहीं। जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनया ने सिर हिलाया। हालांकि वह बहुत पीड़ा में थी, फिर भी वह होश में थी। अरमान को इतनी देर तक हिचकिचाते देख वह जानती थी कि यह आदमी निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठा रहा है। हालांकि उसमें अब बोलने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह अरमान से उलझने के लिए बहुत सुस्त थी। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। अरमान ने एक नज़र डाली। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन उसने जल्दी ही अपने दिमाग को शांत कर लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी प्राण शक्ति का संचार किया और एक गहरी सांस ली। प्रयोगशाला में उगाया गया एक पौधा उसके हाथ के पास आ गया। उसका दूसरा हाथ एक थप्पड़ के साथ अनया के सुंदर पैर पर पड़ा। जल्द ही अनया की गोरी जैद जैसी जांघ पर एक लाल हाथ का निशान दिखाई दिया और जहर का संचार होने लगा। अरमान ने स्पष्ट रूप से देखा कि केशिकाओं के बीच काली जहरीली हवा बह रही है। हालांकि एक बहुत ही सूक्ष्म स्रोत बिंदु था। यहाँ उसने एक चांदी की सुई निकाली और उसे जल्दी से अंदर चुभो दिया, स्रोत बिंदु को सील कर दिया। बाद में उसने अनया के सुंदर पैर को उस पौधे पर रख दिया जिसे उसने अभी प्राप्त किया था। उसने अपने दाहिने हाथ से अनया के सुंदर पैर को हुआ और अपने बाएं हाथ से पौधे को सहलाया। नक्षत्र परिवर्तन। फुस। एक पल में अनया के पैर का जहर तेजी से बाहर खींच लिया गया और एक दिखाई देने वाली गति से पौधे में बह गया। जल्द ही पौधा मुरझा गया, उसकी हरी शाखाएं अविश्वसनीय रूप से काली और पूरी तरह से बेजान हो गईं। ये काफी होना चाहिए। अरमान ने अनया की जांघ के खुले हिस्से की जांच की, अब कोई जहर नहीं था। उसकी पिंडली पर केवल एक छोटा सा लाल धब्बा बचा था, छिपे हुए हथियार के जहर का घाव। इसके अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने अभी मुझे सचमुच डरा दिया था। गनीमत है, यह एक झूठा अलार्म था। अरमान ने राहत की सांस ली। हालांकि अनया अभी तक ठीक नहीं हुई थी, उसका चेहरा अभी भी कुछ पीला था। अरमान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मेरा सिर अभी भी थोड़ा भारी है। मैं वास्तव में सोना चाहती हूँ, लेकिन सो नहीं पा रही। अनया के पीले चेहरे पर एक हल्की लाली दिखाई दी, जो अत्यधिक प्राण ऊर्जा की कमी का संकेत थी। ये कैसे हो सकता है? अरमान समझ नहीं पा रहा था। संदेह के साथ अरमान ने अनया के पूरे शरीर की जांच की। जल्द ही उसे पता चला कि एक जैद ताबीज जो उसने अनया को दिया था, जिसमें प्राण शक्ति जमा थी, वास्तव में चकनाचूर हो गया था। ये ताबीज एक बार उड़ान तलवार मंत्र डाल सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्यों टूटेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अनया ने इसे 2 बार इस्तेमाल किया? इस सवाल के साथ अरमान ने अनया से पूछा, अनया, क्या तुमने अभी उड़ान तलवार मंत्र को 2 बार इस्तेमाल किया था? लेकिन दूसरी बार मैं सफल नहीं हुई, अनया ने कमजोरी से जवाब दिया। तो बात यह थी। कारण मिल जाने के बाद अरमान अब चिंतित नहीं था।
महत्वपूर्ण ऊर्जा की अत्यधिक कमी के लिए मुख्य रूप से प्राण ऊर्जा की भरपाई की आवश्यकता होती है। इस समय अरमान के शरीर से बेहतर प्राण ऊर्जा की भरपाई क्या कर सकता था? उसने अभी अभी महादक्ष स्तर की एक बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसे जीवन का कायाकल्प माना जा सकता था। उसे 300 साल की उम्र मिली थी। उसके विभिन्न जीवन संकेतक मूल रूप से एक आम आदमी के 3 गुना से अधिक थे। ये प्राण शक्ति की वृद्धि के बिना भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब से अनया के साथ वह एक घटना हुई थी, वह लड़की अरमान को खुद को छूने से रोकने के लिए बहाने बना रही थी। क्या एक सामान्य आदमी अपनी खूबसूरत पत्नी को बगल में देखकर कुछ होने की इच्छा को रोक सकता है? अरमान को लगा कि अगर उसने अब और संयम रखा तो वह संत बन जाएगा। हालांकि अनया बहुत पीड़ित थी और ऐसा लग रहा था कि वह केवल अपने आनंद के बारे में नहीं सोच सकता था। अरमान ने तुरंत अपनी जादुई थैली से एक प्राण गोली निकाली और कहा, अनया, कृपया पहले कुछ प्राण ऊर्जा की भरपाई के लिए यह प्राण गोली लो। ठीक है। अनया ने प्राण गोली ले ली। वह जानती थी कि यह क्या है, इसलिए उसे अरमान के समझाने की ज़रूरत नहीं थी और उसने बस इसे ले लिया। थोड़ी देर बाद उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ और उसके रंग में एक स्वस्थ गुलाबी चमक लौट आई। ये देखकर अरमान कहे बिना नहीं रह सका, अनया, तुम्हें जो जहर दिया गया था वह बहुत तेज था। हालांकि मैंने तुम्हें डिटॉक्स करने में मदद की और तुमने प्राण गोली ले ली है, फिर भी इसने तुम्हारी बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म कर दी है। यदि तुम्हें उचित उपचार नहीं मिला तो तुम्हारी त्वचा जल्दी खराब हो सकती है और बाद में इसे ठीक करना मुश्किल होगा। क्या ऐसा भी होता है? अनया ने अपनी सुंदर छोटी भौहें से कुड़ी। थोड़ा संदेह हुआ। हालांकि अरमान एक दैवीय चिकित्सक था। अगर उसने कहा कि उसके साथ कुछ होगा तो अनया जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करेगी। बेशक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, अरमान ने स्वाभाविक भाव से कहा। सच तो ये था कि वह मन ही मन हंस रहा था। किसे पता था कि यह सुनकर अनया ठंडी सांस लेगी और असंतोष के साथ कहेगी, जब तुम जानते हो तो तुम मेरा पूरा इलाज क्यों नहीं करते? ठीक है, फिर तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अरमान अचानक हंसा। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अनया को देखा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी सच्ची शक्ति का संचार किया और सीधे अनया के एक्यूप्रेशर बिंदुओं को दबाने लगा। आरामदायक। उसने लगभग 1 घंटे तक मालिश की। अनया ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका शरीर अपनी शुरुआती कमजोरी से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। ओह, ऐसा लगता है कि इसका वास्तव में कुछ असर हो रहा है। अनया ने अपना चेहरा छुआ। वास्तव में उसने अपनी चिकनी, दृढ़ और लोचदार उपस्थिति फिर से हासिल कर ली थी। इस पल अनया ने नीचे देखा और तुरंत शर्म से लाल हो गई। अरमान, तुम क्या देख रहे हो? अनया का नाजुक चेहरा गहरा लाल था और उसकी खूबसूरत आंखें अरमान को घूर रही थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी काम खत्म करने के बाद भी उसके शरीर की प्रशंसा कर रहा होगा। अनया, तुम इतनी परफेक्ट हो, मैं बस खुद को थोड़ा और देखने से रोक नहीं सका, अरमान ने मीठे स्वर में कहा। तुम बहुत चालाक हो। अनया ने फिर अरमान को शर्म से डांटा। अरमान, तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? अभी उस मालिश ने वास्तव में मेरी त्वचा को निखारने में मदद की। क्या तुम कोई चलता फिरता अमृत कलश हो? जो तुम्हें चखेगा उसे अमरता मिल जाएगी। अरमान ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। अनया का दिमाग ऐसे अजीब विचारों से कैसे भर सकता था? हालांकि उसने जो सोचा वह पूरी तरह गलत नहीं लग रहा था। साधक आमतौर पर अपने मूल तत्व को बनाए रखते हैं, जिसके लिए उन्हें सर्वोत्तम परिणामों के लिए शुद्ध यंग पुरुषत्व शरीर के साथ साधना शुरू करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये केवल शुरुआती शिष्यों के लिए एक आवश्यकता है। आमतौर पर दक्ष स्तर तक पहुंचने पर शुद्ध यंग शरीर जैसी चीजें अब मायने नहीं रखती, और महादक्ष स्तर तक पहुंचने पर शुद्ध यंग शरीर की तो बात ही छोड़िए, कुछ लोग आनंदमय तरीकों का उपयोग करके भी साधना करते हैं और यिन और यांग की दोहरी साधना भी होती है, और इसी तरह। ऐसा इसलिए है क्योंकि साधना की शुरुआत में तेज साधना गति प्राप्त करने के लिए एक कठोर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हालांकि जो कठोर है वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता। लंबे समय तक कठोरता निश्चित रूप से टूट जाएगी। जब यंग पुरुषत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो यिन स्त्रीत्व का जन्म होता है। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ तालमेल बिठाते हुए यिन और यांग दोनों की साधना करना ही सच्चा मार्ग है। अध्याय 516। अरमान रायजादा ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि वह अनया को अपने साथ साधना करवाएगा। इसीलिए वह बीच बीच में अनया को खाने पीने की अच्छी चीजें देता रहता था। प्राण गोली तो सबसे निचले दर्जे की चीज थी। वह अक्सर अनया के खाने में चुपके से कुछ उच्च स्तर की प्राण शक्ति गोलियां मिला देता था, जिन्हें अनया अनजाने में खा लेती थी। हालांकि ये औषधीय गोलियां बहुत तेज नहीं थीं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। अरमान की इस लगातार देखभाल के कारण अनया का शरीर एक आम इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। इसके अलावा उसके अंदर बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। यही एक वजह थी कि अनया उड़ान तलवार मंत्र को सक्रिय कर पाई थी।
लेकिन अनया ने कभी साधना नहीं की थी, इसलिए वह अपने शरीर के अंदर की शक्ति को इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। आह, ये क्या! अचानक अनया को अपने शरीर पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि वह सिर से पैर तक गहरे भूरे रंग के गाढ़े पदार्थ की एक परत से ढकी हुई है। क्या ये वही जहर था? अरमान, क्या ये वही जहर है जो बाहर निकला है? यह इतना ज्यादा क्यों है? अनया को लगा कि उसे केवल एक आत्मा भेदक कील लगी थी और उसमें इतना जहर होना नामुमकिन था। अरमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी जान, असल में ये चिपचिपा पदार्थ ज्यादातर तुम्हारे शरीर की गंदगी है। अभी अभी मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर जमा कचरे को साफ करने में मदद की है। क्या, मेरे शरीर के अंदर गंदगी? अनया की खूबसूरत आंखों में हैरानी थी। वह आमतौर पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, रोज नहाना और कपड़े बदलना उसकी आदत थी। वह हमेशा पूरी तरह साफ रहने की कोशिश करती थी, तो फिर इतने विषैले तत्व कहाँ से आए? उसका पूरा शरीर इससे सना हुआ था। यह उसकी त्वचा पर चिपका हुआ बहुत अजीब लग रहा था। अगर अरमान ने ये देख लिया तो क्या वह ये नहीं सोचेगा कि वह असल में बहुत गंदी रहती है? अनया के शर्मिंदा चेहरे को देखकर अरमान को लगा कि उसे अनया को समझाना चाहिए। अनया, ये बहुत सामान्य है। सिर्फ तुम ही नहीं, हर किसी के शरीर में वास्तव में बहुत सारे छिपे हुए विषैले तत्व होते हैं। बस बात यह है कि इन जहरीले तत्वों का स्वास्थ्य पर बहुत कम असर पड़ता है, इसलिए आमतौर पर ये महसूस नहीं होते और इन्हें बाहर निकालना मुश्किल होता है। मेरे अंदर भी थे, तुम्हारे अंदर भी। अनया ने अरमान की ओर देखा, वह बिल्कुल साफ था, उस पर कुछ नहीं था। उसने तुरंत मुंह फुलाया और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अरमान मुस्कुराया, मेरे अंदर भी हुआ करते थे। लगभग 6 महीने पहले जब मैंने साधना में एक नया स्तर पार किया था तो मेरा पूरा शरीर भी मैल से ढक गया था। लेकिन इस तरह की सफाई के बाद बहुत फायदे होते हैं। अगर यकीन न हो तो नहाने के बाद देखना, तुम पाओगी कि तुम्हारी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा कोमल और चमकदार हो गई है। अच्छा, तो ये बात है। अब कुछ समझ आया। ये सुनकर अनया के मन में थोड़ी उम्मीद जागी। जब से उसने अप्सरा चूर्ण का इस्तेमाल किया था उसे लगा था कि उसकी त्वचा पहले से ही बहुत अच्छी हो गई है, अब ये और भी बेहतर हो सकती थी। ठीक है, तुम जरा रुको, मैं अभी नहा कर आती हूँ, अनया ने कहा और खड़ी हो गई, लेकिन उसके कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। जैसे ही वह कपड़े उठाने के लिए नीचे झुकी, उसके शरीर के धुंधले लेकिन कातिलाना उभारों ने अरमान की नज़रों को जकड़ लिया। हे मेरी जान, क्यों न मैं तुम्हें नहलाने ले चलूं? अरमान आगे बढ़ा और अनया को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे अनया हैरानी और शर्म से चीख पड़ी। ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम्हें कपड़े उठाने में कितना समय लगेगा? कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। अरमान ने अनया के लंबे कयामती शरीर को उठाया, उस पर अपने कपड़े डाले और फिर अपने पैरों को हिलाया। धरती संकुचन का इस्तेमाल करते हुए वह पलक झपकते ही बाहर आ गया। उसकी आकृति एक परछाई की तरह चमकी और किसी के कुछ भी देखने से पहले उसने विला का दरवाज़ा बंद कर दिया। ... बुरा नहीं है, मेरी त्वचा सचमुच बहुत बेहतर हो गई है। ये तो कमाल है। अपने शरीर से गंदगी धोने के बाद अनया ये देखकर हैरान थी कि उसकी त्वचा वास्तव में पहले से बहुत बहुत बेहतर हो गई थी, बिल्कुल छिले हुए अंडे की सफ़ेदी जैसी, ओस जैसी ताज़ा और मुलायम। अनया बहुत अच्छे मूड में थी। हालांकि उसे याद आया कि उसका और अधिक सुंदर होना पूरी तरह से अरमान की विशेष क्षमताओं की वजह से था। इसके अलावा अगर अरमान समय पर न पहुंचा होता तो शायद उन 2 बदमाशों ने उसे पकड़ लिया होता। वह पूरी जिंदगी अरमान पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी जान, क्या सोच रही हो? मैंने बिस्तर गर्म कर दिया है, अरमान ने उत्साह से कहा। आज अनया का सहयोग करना दुर्लभ था, उसे पिछले 6 महीनों की दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालना था। इसलिए नहाने के बाद वह सीधे अनया के बिस्तर में लेट गया। आखिरकार वह उनके रिश्ते को फिर से जगाने में कामयाब हो गया था और वह इस अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इस पल अनया बिस्तर के पास आए और अरमान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये सचमुच दुर्लभ है। इस महारानी अनया ने न केवल मुझे बाहर नहीं निकाला बल्कि खुद मेरे पास आ गई। क्या उसे अकल आ गई है? सही बात है, हम पति पत्नी हैं। जब अरमान ने अनया को अपनी बाहों में खींचने के लिए हाथ बढ़ाया तो अनया ने कोई विरोध नहीं किया, जिससे अरमान और भी उत्साहित हो गया। इस पल उसकी आंखों में लगभग आंसू थे। यह आसान नहीं था। इस जिद्दी खूबसूरत सीईओ को आखिरकार इस युवा साहब ने जीत ही लिया। जैसे ही अरमान खुशी से फूल रहा था, अनया ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा, अरमान, क्या तुम मुझे साधना करना सिखा सकते हो? साधना? अरमान ने भौहें सिकोड़ी। आखिरकार अनया ने यह बात कह ही दी। दरअसल अगर अनया ने कुछ न भी कहा होता तो भी अरमान उसे साधना सिखाता, लेकिन वह थोड़ा और इंतज़ार करना चाहता था जब तक कि उसका स्तर थोड़ा और बेहतर न हो जाए। इस तरह वह कुछ गुप्त खजाने ढूंढकर सीधे अनया का स्तर बढ़ा सकता था, जिससे उसे कड़ी साधना से बचाया जा सके। लेकिन चूंकि अनया ने खुद ये बात छेड़ी है तो उसने ज़रूर खुद को कठिनाइयों के लिए तैयार कर लिया होगा।
ये भी अच्छा था, शायद भविष्य में अनया की उपलब्धियां और भी अधिक हों। अरमान ने गंभीरता से कहा, अनया, क्या तुमने पक्का फैसला कर लिया है? अनया ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। भले ही मैं तुम्हारी मदद न कर सकूं, लेकिन मुझ में कम से कम अपनी रक्षा करने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। ठीक है। अरमान ने देखा कि अनया का मन पक्का है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। वह अनया को प्राण सूत्र कला नहीं सिखा सकता था, क्योंकि उसे प्राण सूत्र कला सीधे आत्मा स्वर्ण मोती के माध्यम से विरासत में मिली थी, जो एक बहुत ही उच्च स्तर की चेतना विरासत थी। वह इसे अभी दूसरों को नहीं सिखा सकता था। हालांकि उसने पहले महाबलेश्वर यिनयांग विद्यालय के 3 तांत्रिकों और पाताल प्रेत संप्रदाय के लखन यादव को मारा था। ये चारों लोग अच्छे नहीं थे, उन्होंने शायद हत्या और खजाने लूटने के कई काम किए होंगे। उनकी जादुई थैलियों में कुछ आध्यात्मिक चेतना और हथियारों के अलावा कई साधना तकनीकें भी थीं। अनया के लिए उपयुक्त साधना तकनीक चुनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि तुम साधना करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। इसके अलावा एक रसायन शास्त्री होने के नाते तुम्हें साधना के लिए ज़रूरी औषधीय गोलियों की कमी नहीं होगी। तो जब तक तुम्हारी योग्यता बुरी नहीं है, तुम्हारी साधना की गति भी बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी आत्मा के तत्व का पता लगाना होगा। अरमान ने समझाया। आत्मा का तत्व क्या होता है? अनया ने उलझन में भौहें सिकोड़ी। ये पहली बार था जब उसने अरमान को साधना के मामलों पर इतनी गंभीरता से बात करते सुना था। अध्याय 517। अरमान ने धैर्यपूर्वक समझाया, हर किसी की प्रतिभा उनके जन्म के समय ही तय हो जाती है। उदाहरण के लिए, तुम्हारा रूप रंग, बुद्धिमत्ता और बड़े होने पर तुम्हारी लंबाई। हालांकि बाद में सीखने या प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इन्हें कुछ हद तक बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव केवल तुम्हारी मूल नींव पर ही आधारित होते हैं। और आत्मा के तत्व इन्हीं की तरह तुम्हारे जन्म के समय ही निर्धारित हो जाते हैं। आत्मा के तत्व ये तय करते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सी साधना तकनीक उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, मेरी आत्मा का तत्व लकड़ी और आग का दोहरा तत्व है। जिस साधना तकनीक का मैं अभ्यास करता हूं वह मुख्य रूप से लकड़ी तत्व की है, जिसमें आग तत्व सहायक है। इस तरह मेरी साधना की गति सबसे तेज है। इसके विपरीत, अगर मैं पानी या धातु तत्वों की साधना करूं जो मेरी आत्मा के तत्व से मेल नहीं खाते, तो मेरी साधना की गति शायद अभी की तुलना में केवल 1/3 रह जाएगी, या शायद उससे भी कम। अनया ने सुनने के बाद हल्का सिर हिलाया। ओह, समझ गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। ये पढ़ाई के दौरान विषय चुनने जैसा है। अगर तुम कला में अच्छे हो लेकिन विज्ञान ले लो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा सिर दर्द करेगा। काफ़ी हद तक यही बात है। अरमान ने पानी से भरी एक लकड़ी की बाल्टी लेते हुए कहा। फिर उसने अपनी थैली से पाउडर की एक पुड़िया निकाली और उसे सीधे पानी में डाल दिया। जल्द ही पानी उबलने लगा और उसमें लहरें उठने लगीं, जैसे कि उसे गर्म किया गया हो। अनया, अपना हाथ अंदर डालो और जो तुम्हें पसंद है उसके बारे में सोचो, अरमान ने कहा। क्या हाथ अंदर डालूं? अनया ने लकड़ी की बाल्टी में पानी को देखा जो उबल रहा था और उससे गर्मी की लहर निकल रही थी। सच कहूं तो वह अपना हाथ अंदर डालने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। हालांकि अरमान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अनया ने दांत भींचे और अपना हाथ अंदर डाल दिया। छच कड़कड़, बिल्कुल जैसे बर्फ के पानी में गर्म लोहा डाला गया हो। जिस पल अनया का हाथ लकड़ी की बाल्टी में गया, उबलते पानी ने वास्तव में अनगिनत सफ़ेद धुंध छोड़ी। फिर वह तुरंत शांत हो गया और एक अजीब सी कड़कड़ की आवाज़ आई। सफ़ेद धुंध के माध्यम से अनया ने देखा कि लकड़ी की बाल्टी में खौलता हुआ पानी वास्तव में जम गया था। बर्फ। अरमान अनया का तत्व परीक्षण देखकर थोड़ा हैरान था। फिर वह मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनया के पास बर्फ तत्व होगा, जो पानी तत्व का एक उपतत्व है। बर्फ तत्व धुंध तत्व की तरह पानी तत्व के भीतर 3 प्रमुख तत्वों में से एक है। बर्फ तत्व में सबसे तेज आक्रमण शक्ति होती है, धुंध तत्व सबसे रहस्यमय है, और सबसे पारंपरिक पानी तत्व सब कुछ समाहित करता है, जिससे इसकी साधना करना अधिक कठिन हो जाता है। उसका तत्व निर्धारित करने के बाद अरमान ने अनया से कहा, ठीक है, अब तुम अपना हाथ बाहर निकाल सकती हो। परीक्षण खत्म हो गया। बाहर निकालूं? क्या ये जम नहीं गया? अनया ने जिज्ञासा से लकड़ी की बाल्टी में जमी बर्फ को देखा। बर्फ ने उसकी पूरी बांह को जमा दिया था। वह इसे बाहर कैसे निकाल सकती थी? हालांकि उसने इसे हिलाने की कोशिश की। कड़क बर्फ हवादार लग रही थी, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से टूट गई। बिल्कुल भी रुकावट नहीं थी, उसने बस हल्का सा हिलाया और बर्फ बिखर गई। कितना अद्भुत है, अनया विस्मित होकर बोली। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो लकड़ी की बाल्टी का पानी शांत हो गया और वह बस साधारण पानी था। ऐसा लग रहा था कि अरमान ने जो औषधीय पाउडर निकाला था उसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। अरमान, कैसा रहा? क्या मैं साधना कर सकती हूँ? बस एक साधारण परीक्षण के साथ अनया इस चमत्कारिक साधना से मंत्रमुग्ध हो गई थी।
अरमान ने उसके लिए एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। ये दुनिया ज़्यादा रहस्यमय और दिलचस्प थी, यहाँ तक कि उसके व्यापार जगत पर राज करने से भी ज़्यादा। बेशक तुम साधना कर सकती हो, और तुम्हारा तत्व काफ़ी अच्छा है। अनया के पास एक एकल आत्मा तत्व था। अगर यह साधारण साधना होती तो वह अरमान से दोगुनी तेज होती, जिसके पास दो आत्मा तत्व थे। हालांकि अरमान के पास प्राण सूत्र कला थी और उसने स्वर्ण पुण्य स्तंभ की साधना की थी, इसलिए उसका साधना का मार्ग दूसरों से अलग था। वह साधना के लिए केवल प्राण शक्ति की वृद्धि पर निर्भर नहीं था। ये तो बहुत अच्छा है। अरमान को ये कहते हुए सुनकर कि उसका तत्व अच्छा है, अनया बहुत खुश हुई। लेकिन फिर वह फिर से परेशान हो गई। तो मुझे साधना कैसे करनी चाहिए? जल्दी नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक साधना तकनीक ढूंढ ली है। अरमान ने अपनी जादुई थैली खंगाली और अनया के लिए उपयुक्त एक साधना तकनीक ढूंढ निकाली। उसने अनया को एक विरासत जैद स्लिप दी और कहा, ये हिमाद्री घाटी का हिम रहस्य सूत्र है। यह अभी मेरे पास मौजूद सबसे अच्छी साधना तकनीक है और यह एक पूर्ण विरासत है। इसके अलावा हिमाद्री घाटी को खत्म हुए लंबा समय हो गया है, इसलिए कोई भी तुम्हारे इस साधना तकनीक को चुपके से सीखने के बारे में मुसीबत खड़ी करने नहीं आएगा। अनया ने जैद स्लिप ले ली। वह पहली बार किसी विरासत साधना तकनीक की जैद स्लिप देख रही थी और वह जिज्ञासा से इसे उलट पुलट कर देखने लगी, लेकिन उसे इसे खोलने का कोई तरीका नहीं मिला। अरमान ने उसका बेचैन चेहरा देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मूल रूप से तुम्हें इसे अपनी आंतरिक ऊर्जा से सक्रिय करके महसूस करना चाहिए। हालांकि तुम्हारी शक्ति बहुत कमज़ोर है, तुम अभी आत्मन जागृति स्तर तक भी नहीं पहुंची हो। तुम्हें इस साधना तकनीक का अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे आत्मन जागृति स्तर तक साधना करनी होगी। क्या मुझे अभी पहले आत्मन जागृति स्तर तक साधना करनी होगी? तो क्या मेरी पूरी जिंदगी कोई उम्मीद नहीं है? अनया ने तुरंत चिंतित चेहरे के साथ कहा। उच्च साधना स्तरों के बारे में अनया नहीं जानती थी, लेकिन आत्मन जागृति स्तर, इसके बारे में वह जानती थी। मल्होत्रा परिवार में कई बॉडीगार्ड थे और उनमें से सबसे शक्तिशाली आत्मन जागृति स्तर में थे। उसने सुना था कि उन्होंने कम उम्र से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने बाहरी मार्शल आर्ट सीखी, फिर आंतरिक मार्शल आर्ट। अगर उनकी योग्यता अच्छी थी तो वे अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर से अंदर तक पहुंचा सकते थे, और इस तरह आत्मन जागृति स्तर को भेदने में लगभग 20 साल लग जाते थे। ये सोचकर कि उसे अपने हाथ में मौजूद हिम रहस्य सूत्र को सीखने के लिए 20 साल इंतजार करना होगा, अनया का दिल बैठ गया। क्या हुआ? बस थोड़ी सी बाधा के बाद हार मान ली। अनया के चेहरे के भाव देखकर अरमान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अनया ने अरमान की मुस्कुराती हुई नज़र देखी और उसकी आंखें घूमी। तुरंत महसूस हुआ कि यह आदमी जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। उसने अरमान का हाथ खींचा और कहा, अरमान, खुद को देखो, कैसे मजाक उड़ा रहे हो और हंस रहे हो। तुम्हारे पास कोई तरीका ज़रूर होगा, है ना? बेशक। अरमान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए आत्मन जागृति स्तर को भेदना वास्तव में बहुत आसान है। आज रात से जब मैं साधना करूं, तुम एक प्राण शक्ति गोली लेना और मेरे बगल में बैठकर मेरे साथ साधना करना। अगर तुम लगभग आधे महीने तक ऐसा करती रही तो तुम आत्मन जागृति स्तर के किनारे को छूने में सक्षम हो जाओगी। इतनी आसानी से? अनया को थोड़ा अविश्वास हो रहा था। दूसरों को 20 साल तक साधना करनी पड़ती थी और जीवन मरण के परीक्षणों को सहना पड़ता था, फिर भी वह इतनी आसानी से आत्मन जागृति स्तर तक साधना कर सकती थी। ये देखकर अरमान के पास शब्द नहीं थे। उसकी प्राण सूत्र कला के पोषण के तहत वह आधे महीने में 100 साल पुराने जिनसेंग की एक बड़ी फसल पैदा कर सकता था। जब अनया उसके ध्यान करते समय साधना करेगी तो प्राण सूत्र कला स्वाभाविक रूप से उसके शरीर को नियंत्रित करेगी और उसकी नाड़ियों को साफ करेगी। भले ही वह एक सुआ होता, अगर उसे साधना के लिए अरमान के पास रखा जाता तो आधे महीने में वह शायद स्वरों के बीच एक देवता बन जाता। अनया की आत्मा का तत्व इतना शुद्ध था। अरमान का मानना था कि उसके मेहनती मार्गदर्शन के साथ उसके लिए बूढ़े आदमी के जन्मदिन के लिए जयपुर में अपने पुराने घर लौटने से पहले आत्मन जागृति स्तर तक साधना करना कोई समस्या नहीं होगी। तब तक वह उन्हें चौंका देगा। ये सोचकर अरमान खुश हुआ और अनया से कहा, जो अभी भी उसके बगल में ख्यालों में खोई थी, शिष्या, गुरु को थोड़ी प्यास लगी है। तुम गुरु के लिए एक गिलास संतरे का जूस क्यों नहीं लाती? अध्याय 518। काली रात के आसमान के ऊपर एक चांदी जैसा चांद ऊंचा लटक रहा था, जिसकी हल्की चांदनी धरती पर एक रुपहली चादर बिछा रही थी, जिससे यह असाधारण रूप से रहस्यमय लग रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद जीवंत पुण्य शहर भी आधी रात के बाद अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया था। इस समय अरमान घर पर अनया को धैर्यपूर्वक ध्यान के माध्यम से साधना करना सिखा रहा था, उसकी कमियों पर उसका मार्गदर्शन कर रहा था। अनया धीरे धीरे साधना के चमत्कारों का आनंद लेने लगी थी। अपने पूरे शरीर में प्राण शक्ति भरने का एहसास, जिससे वह हल्का और हवादार महसूस कर रही थी, बस बहुत ही रोमांचक था। इस बीच
पुण्य शहर के दूसरे छोर पर दो सीनियर और जूनियर भाई मानव और करण के चेहरों पर गंभीर भाव थे। ये वास्तव में बहुत घृणित है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अरमान महादक्ष स्तर में होगा। इस खुफिया गलती ने हमें लगभग मार ही डाला था। मानव की आंखें भयावह और ठंडी थीं, एक घायल जंगली भेड़िए की तरह जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शातिर आभा निकल रही थी। उसके बगल में करण दर्द सह रहा था, उन उंगलियों पर पट्टी बांध रहा था जिन्हें अरमान ने एक एक करके तोड़ दिया था। सभी 10 उंगलियां उसके दिल से जुड़ी थीं और दर्द वास्तव में असहनीय था। पीड़ा से उसका माथा पसीने से तरबतर था। और वह हरामजादा लखन, वह मरने के बाद भी दूसरों को चैन से नहीं रहने दे सकता। एक बेकार आदमी जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, उसकी हिम्मत कैसे हुई महादक्ष स्तर के साधक को उकसाने की। अगर वह औरत आज वहां न होती अरमान का ध्यान भटकाने के लिए, तो हम दोनों शायद बच नहीं पाते। मानव ने आह भरी और कहा, जैसे हालात हैं केवल हम दोनों और चंबल गुफा प्रेत के उन नकारा लोगों के भरोसे ऐसा लगता है कि हम अरमान से नहीं निपट सकते। अपना सिर घुमाते हुए मानव ने करण की पट्टी बंधी उंगलियों को देखा और पूछा, जूनियर भाई तुम्हारे हाथ कैसे हैं? क्या चोट गंभीर है? वे दक्ष स्तर के साधक थे और उनके शरीर में प्राण शक्ति अविश्वसनीय रूप से चमत्कारिक थी। टूटी उंगलियों की तो बात ही छोड़िए, अगर उन्हें तलवार से भी काटा जाता तो जब तक वे प्राण शक्ति का उपयोग करते घाव जल्दी भर जाता। नहीं, इसे मत छुओ। मानव ने करण की उंगलियों को छूने की कोशिश की और करण ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, जैसे ही मानव ने उंगली को हुआ, उसे लगा जैसे उसे किसी भारी हथौड़े से जोर से मारा गया हो। वह अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी उंगली पर अभी भी उसके रूनिक हमले के निशान हैं? करण दर्द से कराह उठा, बोलने में असमर्थ। काफी देर बाद उसने पीला चेहरा लिए कहा, उसकी वह उंगली मेरा हाथ तोड़ने के लिए नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी रूनिक छाप मेरी उंगली में डाल दी। अब मेरी उंगली पर ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ दबा हो। दर्द असहनीय है अरमान। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं। जब मैं करण महादक्ष स्तर में प्रवेश करूंगा तो मैं अपना बदला जरूर लूंगा। करण की आंखों में एक तीव्र पागलपन भरी नफरत चमक उठी। उसने अनगिनत बार अपनी उंगली काटकर किस्सा खत्म करना चाहा था, हालांकि एक मजबूत इच्छाशक्ति ने उसे सहन करने पर मजबूर कर दिया। अचानक करण को कुछ सूझा और अपने पीला चेहरे के बावजूद वह हंस पड़ा। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मैं लगभग भूल ही गया था। अरमान महादक्ष स्तर में है, वह सांसारिक दुनिया में कैसे घुल मिल सकता है? बस हमें संप्रदाय के माध्यम से स्वामी लोकेश जिनवरा को सूचित करना है, खुले तौर पर और ईमानदारी से। मुझे यकीन है कि स्वामी लोकेश जिनवरा हमें अपना चेहरा दिखाए बिना ही अरमान को परेशान करने के लिए लोगों को भेजेंगे। स्वामी लोकेश जिनवरा का एक स्पष्ट नियम था, महादक्ष स्तर के साधकों को सांसारिक दुनिया में घूमने की अनुमति नहीं थी। हालांकि कुछ साधक चुपके से इस नियम का उल्लंघन करते थे, लेकिन अगर वे रंगे हाथों नहीं पकड़े जाते तो नियम कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अरमान सीधे पुणे शहर में रहता था और उसने इतना बड़ा हंगामा भी खड़ा कर दिया था। अगर स्वामी लोकेश जिनवरा को पता चला तो शायद उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सही है, जब तक स्वामी लोकेश जिनवरा किसी को भेजते हैं, अरमान की कम से कम एक परत तो उतर ही जाएगी, भले ही वह मरे नहीं। उसके बगल में खड़ा मानव ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जोर से हंसने लगा। दिन भर की निराशा आखिरकार दूर हो गई। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब अरमान को पीड़ा होगी। बिना किसी देरी के चलो जल्दी से संप्रदाय को सूचित करें। करण ने अपना फोन निकाला और जल्दी से पाताल प्रेत संप्रदाय को इस मामले के बारे में सूचित किया। नई दिल्ली। एक पुरानी हवेली के आंगन में दीवारों पर आइवी की बेलें चढ़ी थीं, जो हवा में झूलते हुए मॉर्निंग ग्लोरी के गुच्छों को लपेट रही थीं। बरामदे के नीचे एक विंटर स्वीट प्लम का पेड़, जो दरवाजे को ढकने के लिए अपना सिर झुकाए हुए था, कलियों से लदा था, खिलने के लिए तैयार। आंगन के बीच में एक कमल का तालाब था। हालांकि सर्दी थी, लेकिन गर्मियों के कमल मुरझाए नहीं थे, न फैले थे और न ही उनकी शाखाएं निकली थीं। उनकी खुशबू दूर और स्पष्ट थी। आंगन अविश्वसनीय रूप से शांत था। आंगन में कमल के तालाब के पास मंडप में 2 अकेले दिए टिमटिमा रहे थे। राघव, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत में गो का ये खेल हारना ही लिखा है। मैंने तुम्हारे ग्रेट ड्रैगन को पहले ही मार दिया है, क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? मंडप के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी जो साधु के वस्त्र पहने था, जिसकी ठुड्डी पर छोटी काली दाढ़ी थी, बिना गुस्सा किए भी एक अधिकार की आभा बिखेर रहा था। उसने एक खट की आवाज के साथ बोर्ड पर एक काला पत्थर रखा, और जो मूल रूप से सफेद पत्थरों के लिए एक आशाजनक स्थिति थी, उसका ग्रेट ड्रैगन जबरन काट दिया गया, जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। स्वामी जी, भले ही आप मुझसे जीत जाएं, ये व्यर्थ है। मैं बस एक बहुत बुरा खिलाड़ी हूँ।
अधेड़ उम्र के आदमी के सामने एक बूढ़ा आदमी था जो 70 से ऊपर का लग रहा था, सफ़ेद बाल लेकिन एक ओजस्वी आत्मा के साथ। हालांकि अगर कोई गौर से देखता तो यह आदमी अपनी भौहों में अनया से कुछ मेल खाता था। साधु के वेश में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गो बोर्ड को ठीक करते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अफसोस तुम्हारे अलावा जो कभी कभी मेरे साथ गो खेलता है, मुझे शायद कोई और नहीं मिल सकता। हर कोई मुझे ऐसे देखता है जैसे चूहा बिल्ली को देखता है। कुछ और सालों में मुझे डर है कि तुम भी मेरा साथ नहीं दे पाओगे। हालांकि बूढ़ा आदमी दिल खोलकर हंसा और बोला, समय किसी को नहीं बख्शता। मैं अब 78 का हूँ। लोगों का 70 तक जीना दुर्लभ है और मेरा जीवन काफ़ी हद तक तय है, अफसोस करने के लिए कुछ भी नहीं। अपनी पूरी जिंदगी दक्ष स्तर में फंसा रहा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप, श्रद्धेय स्वामी लोकेश जिनेव्रा, मुझ जैसे अपने जूनियर भाई को शर्मिंदगी का कारण न समझें। पता चला कि यह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वामी लोकेश जिनेव्रा थे, भारत के नंबर 1 साधक। स्वामी जी। तभी एक गार्ड ने आकर रिपोर्ट दी, लेवल 3 अलर्ट। स्वामी लोकेश जिनेव्रा ने महत्वपूर्ण अलर्ट को कई स्तरों में विभाजित किया था। लेवल 1 अलर्ट का मतलब था मानव विलुप्ति या देश के पतन जैसी प्रमुख घटनाएं। लेवल 2 अलर्ट में किसी शक्तिशाली परिवार का किसी बड़े साधना संप्रदाय के साथ मिलकर विद्रोह करना और देश को खतरे में डालना जैसी प्रमुख घटनाएं शामिल थीं। जहां तक लेवल 3 अलर्ट का सवाल है, इसका मतलब था कि भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक शक्तिशाली साधक या एक भयानक दानव जानवर दिखाई दिया जो संभावित रूप से उस क्षेत्र में बड़ी तबाही मचा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वी सागर के दानव जानवरों ने फिर से बड़ा भूकंप पैदा कर दिया हो? स्वामी लोकेश जिनेव्रा पूछे बिना नहीं रह सके। गार्ड ने सिर हिलाया और कहा, नहीं स्वामी जी, ये पाताल प्रेत संप्रदाय के एक शिष्य की तरफ से एक चेतावनी है जो अनुभव यात्रा पर है, ये कहते हुए कि पुण्य शहर में महादक्ष स्तर का एक साधक मिला है जो नियमों का उल्लंघन करते हुए साल भर शहरी क्षेत्र में रह रहा है। इसके अलावा वह आधे साल से अधिक समय से दवा विकसित करने के लिए जीवित लोगों पर प्रयोग कर रहा है। हम किसी में वास्तव में दवा के लिए जीवित लोगों पर प्रयोग करने की धृष्टता है। स्वामी लोकेश जिनेव्रा की आंखें सिकुड़ गईं और आसपास की हवा तुरंत ठंडी हो गई। गार्ड ने अपने बगल में खड़े राघव कपूर को अजीब भाव से देखा, लेकिन आखिरकार सच बता दिया। खैर, पाताल प्रेत संप्रदाय ने रिपोर्ट दी है कि उस साधक का नाम अरमान रायजादा है। अरमान रायजादा मेरी अनया का पति। उसके बगल वाला बूढ़ा सन रह गया। वह अनया का दूसरा दादा राघव कपूर था। अगर अरमान यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह बूढ़ा आदमी वही अंकल कपूर था जो उस समय उसके साथ पत्थरों का जुआ खेलने गया था। अध्याय 519। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रायजादा परिवार का वह लड़का मुझसे पहले महादक्ष स्तर में प्रवेश कर जाएगा, राघव कपूर ने अपने आप से बुदबुदाया। उनके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे, फिर जल्दी ही पूरी तरह से राहत में बदल गए। वह अपनी पोती अनया की अरमान से शादी को लेकर थोड़े नाखुश थे। उन्हें लगता था कि रायजादा परिवार के वे लड़के सब बेकार और अयाश हैं और अरमान भी शायद वैसा ही होगा। हालांकि कुछ अप्रत्यक्ष पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि इस अरमान में काफ़ी काबिलियत है। पुणे शहर में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, जिससे उसे पुणे का वैद्य चमत्कार की उपाधि मिली। और कुछ समय पहले कैंसर को जीतने और उसका इलाज करने की उसकी सफलता जंगल की आग की तरह फैल गई थी, जिसने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। उन्हें भी इस अरमान में थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। तभी रायजादा परिवार से खबर आई कि अरमान दिसंबर के अंत में जयपुर लौटेगा और रायजादा परिवार के पुराने निवास पर अनया के साथ अपनी शादी का जश्न मनाएगा। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों और दोस्तों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। राघव कपूर ने सोचा कि जब वह जयपुर जाएंगे तो वे अपनी आंखों से पुणे के वैद्य चमत्कार को देखेंगे और अपनी पोती के लिए उसे परखेंगे भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अरमान इतना अविश्वसनीय रूप से सक्षम होगा। उसने चुपचाप महादक्ष स्तर तक साधना कर ली थी, एक ऐसा स्तर जिसे वह राघव अपनी पूरी जिंदगी देखते रह गए थे। जहां तक अरमान द्वारा दवा विकसित करने और जीवित लोगों पर प्रयोग करने की बात है, राघव कपूर ने वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया। एक रसायन शास्त्री के रूप में अगर उसमें थोड़ा भी आत्मविश्वास न होता तो वह अपनी बनाई दवा को प्रसारित करने के बजाय नष्ट करना पसंद करता। इसके अलावा आम बीमारियों के लिए उसकी प्रतिष्ठा के साथ वह शायद अपनी अनूठी दवा का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाएगा। उन बीमारियों के लिए जिनके लिए अनूठी दवा की आवश्यकता थी, रोगी संभवतः पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था और यदि इलाज नहीं किया गया तो शायद वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। गनीमत है, अरमान ने अब तक जिन रोगियों का इलाज किया था उनमें से किसी को भी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अन्यथा पाताल प्रेत संप्रदाय का वार एक बहुत ही नाजुक जगह पर लगा होता। ये वास्तव में एक डॉक्टर का दुख है। कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक भी गलती हमेशा के लिए दाग छोड़ देगी। स्वामी जी, हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? पास खड़े गार्ड ने अरमान और राघव कपूर के बीच के रिश्ते को स्पष्ट रूप से समझा।
और राघव कपूर स्वामी लोकेश जिनवरा के जूनियर भाई थे, दोनों भाइयों की तरह करीब थे। यहाँ ऐसे मामले की रिपोर्ट करने से वास्तव में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कांटों पर बैठा हो। स्वामी लोकेश जिनवरा ने राघव कपूर की ओर देखा, उनका स्वर अटूट था जब उन्होंने कहा, हमेशा की तरह संभालो। पूरी जांच के लिए भारत रक्षक बल को भेजो। जनरल जोरावर चौहान को भेजो, वह अपनी निष्पक्षता के लिए मशहूर हैं। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा, पाताल प्रेत संप्रदाय एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। गार्ड ये सुनकर मुस्कुराया, जी सर। मेजर जनरल जोरावर संयोग से पुणे शहर में ही हैं। खबर है कि वह अपने पिता मास्टर राजेश्वर के साथ पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए घर आए हैं। पुणे शहर। अरमान पिछले कुछ दिनों से घर पर अनया को साधना करने में मदद कर रहा था। अंत में 3 दिनों की साधना के बाद अनया के शरीर में जन्मजात सच्ची शक्ति का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि यह अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन जन्मजात सच्ची शक्ति का एक निशान भी सच्ची शक्ति ही था। उसने आखिरकार रास्ता पा लिया था। फिलहाल अरमान अब अनया का मार्गदर्शन नहीं कर सकता था। वह हिमाद्री घाटी की बेमिसाल विरासत हिम रहस्य सूत्र की साधना करेगी, जो बर्फ तत्व वाली साधना तकनीक है। अनया की सच्ची शक्ति इतनी कमजोर थी कि अरमान को उसके प्राण विचलन का शिकार होने का डर नहीं था, इसलिए उसने उसे अपनी साधना खुद तलाशने दी। जैद स्लिप में दी गई विरासत बेहद विस्तृत थी। जब तक वह अहंकार में आकर सच्ची शक्ति के संचलन पथ को बदलने की कोशिश नहीं करती, उसे प्राण विचलन का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। यकीनन अनया जैसी होशियार इंसान, जो बचपन से ही एक मेधावी छात्रा रही है, स्वाभाविक रूप से कुछ भी अपरंपरागत नहीं करेगी। हिम रहस्य सूत्र के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही कमरे में ठंडक महसूस होने लगी, जो बर्फ की प्राण शक्ति के संचलन के कारण थी। अरमान कान पे बिना नहीं रह सका। बाहर पहले से ही काफी ठंड थी और घर के अंदर अनया अभी भी हिम रहस्य सूत्र की साधना कर रही थी। ये सर्दी सचमुच असहनीय थी। वास्तव में रसोई में खाना बना रही लता अय्यर को अचानक अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और यह बहुत अजीब लगा। आज इतनी ठंड क्यों है? मैंने तो हीटर भी चालू किया था। शायद मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। मुझे जाकर जैकेट पहन लेनी चाहिए, नहीं तो मुझे सच में सर्दी लग जाएगी। आज सचमुच बहुत ठंड है। ट्रिंग ट्रिंग। तभी अरमान का फोन बजा। उसने नीचे देखा और पाया कि यह एक अनजान नंबर था, जिसका लोकेशन पश्चिमी सिचुआन दिखा रहा था। पश्चिमी सिचुआन, महाबलेश्वर। क्या ये वह लड़की सिया हो सकती है? अरमान का दिल तुरंत खिल उठा। सिया, वह लड़की असल में मुझे खुद फोन कर रही है। वह जरूर मुझे याद कर रही होगी। उसने अनया की ओर देखा, जो अपनी साधना में ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह चुपके से अपने कमरे में गया और फोन उठाया। हेलो, क्या ये सिया है? अरमान ने कोमलता से पूछा। उम्मीद के विपरीत दूसरी तरफ सिया पर्वती के पास औपचारिकताओं के लिए भी समय नहीं था। उसने घबराहट में कहा, भैया अरमान, स्थिति नाजुक है। बेहतर होगा कि आप तुरंत पुणे शहर छोड़ दें, कोई आपको गिरफ्तार करने आ रहा है। ये भारत रक्षक बल है। वे मुझे गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। अरमान ने तुरंत भौहें सिकुड़ी। उसे यह बात थोड़ी समझ से बाहर लगी। सिया ने कहा, पाताल प्रेत संप्रदाय आपको परेशान करने में नाकाम रहा और उसने स्वामी लोकेश जिनवरा को आपके महादक्ष स्तर में प्रवेश करने और नश्वर दुनिया में आपकी निरंतर उपस्थिति की रिपोर्ट कर दी। नियमों के अनुसार महादक्ष स्तर के साधक नश्वर दुनिया में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते या लंबे समय तक नहीं रह सकते। स्वामी लोकेश जिनवरा ने पहले ही जांच के लिए भारत रक्षक बल को भेज दिया है। भारत रक्षक बल का हर सदस्य महादक्ष स्तर में है और उनके पास स्वामी लोकेश जिनवरा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक हथियार भी हैं। आपको सावधान रहना होगा। जैसे ही सिया ने ये कहा, उसने अचानक हौंफते हुए सांस ली, जैसे कोई आ गया हो। वह हकलाती रही और काफी देर तक समझाती रही, इससे पहले कि उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मास्टर अभी आई थी, उन्होंने देख लिया है कि मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। भैया अरमान, मैं और नहीं कहूंगी, आपको जल्दी से मेघ शिखर चट्टान वापस चले जाना चाहिए। मुझे हमारा समझौता अभी भी याद है। मैं भी जल्द ही महादक्ष स्तर को भेद लूंगी। तब तक आपको मुझे ढूंढने के लिए महाबलेश्वर आना होगा। अंत की ओर सिया का स्वर थोड़ा शर्मीला था। महाबलेश्वर के गरुड़ मठ में, जहां अरमान देख नहीं सकता था, उसके गालों पर लाली छा गई थी। तब मेरी जुल्फें माथे को ढक लेती थीं। हम दरवाजे पर फूलों से खेला करते थे। मेरा प्यारा बांस के घोड़े पर सवार होकर बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाता और हम कच्ची अमिया से खेला करते थे। जब सिया अरमान से मिली तो वह 14 साल की थी और वह 18 का। उस दिन वह हमेशा की तरह जैड मधुमक्खी मीट बनाने के लिए रॉयल जेली इकट्ठा करने घाटी में गई थी, लेकिन महाबलेश्वर की पॉइजन बी वैली में उसे एक बेहोश अनजान युवक मिला।
इसलिए वह घायल युवक को वापस गरुड़ मठ ले गई और अपनी मास्टर से छिपाकर आधे महीने तक चुपके से उसकी देखभाल की। युवक आखिरकार अपनी चोटों से उबर गया, लेकिन अनजाने में उस शर्मीली लड़की से प्यार कर बैठा जो उस पॉइजन बी वैली में एक कोमल प्यारी फूल की कली की तरह थी। हालांकि युवक की दुनिया पहाड़ों से परे थी, महाबलेश्वर की उसकी यात्रा केवल उसके मास्टर द्वारा निर्धारित एक परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे अभी भी जाना था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 100 साल का समझौता किया। जब तक वे दोनों महादक्ष स्तर तक साधना करेंगे, वे एक साथ यात्रा करेंगे, साधना के महान मार्ग में प्रवेश करेंगे। रास्ता लंबा है और वे अपने साल नश्वर दुनिया की गहराइयों में बिताएंगे। ये समझौता 100 साल तक नहीं बदलेगा। अध्याय 520 पुणे शहर, पश्चिम नगर, मोक्ष हिल। पश्चिम नगर में मोक्ष हिल बहुत दूरदराज इलाका है। यह एक बड़ा संतरे का बगीचा हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में इसे डेवलपर्स द्वारा ठेके पर ले लिया गया था। संतरे के बगीचे को फिर से विकसित किया गया, हजारों रुपये प्रति एकड़ में बेचा गया और कुछ लोगों ने इसे कब्रिस्तान में बदल दिया। प्रत्येक दफन भूखंड 10,000 रुपये से अधिक में बेचा गया। तब भी अच्छी जगहों के लिए बोली लगाने की आवश्यकता थी। बिना जान पहचान के एक खरीदना असंभव था। पिताजी, धीरे चलिए। लगभग 50 साल का एक आदमी जिसने एक शानदार सूट पहना था, सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले 80 साल के बुजुर्ग को सहारा दे रहा था। बुजुर्ग एक छड़ी पर झुककर चल रहे थे। उनका हौसला अभी भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इतनी बुढ़ापे में पहाड़ी ढलान पर चढ़ना आखिरकार थोड़ा मुश्किल था। जोरावर, देखो, वह तुम्हारे दादाजी की कब्र है। ये पहाड़ एक संतरे का बगीचा हुआ करता था जो सब हमारे परिवार का था। मैं इतने सालों से यहाँ नहीं आया, मैं इसे मुश्किल से पहचान पा रहा हूँ। चलो चलो, ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे वापस आए लगभग 10 साल हो गए हैं। तुम्हारे दादाजी हमें कोस रहे होंगे। बुजुर्ग अपनी छड़ी पर झुकते हुए, चलते हुए और आहें भरते हुए बोले, अफसोस, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न चढ़ जाए, गिरे हुए पत्ते अपनी जड़ों में लौट आते हैं। उसे हमेशा वापस आना ही पड़ता है। पिताजी, धीरे चलिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। मैं हर साल दादाजी की पैतृक कब्र को साफ करने के लिए लोगों को भेजता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं पिछले साल भी आया था। इसे ढूंढना बहुत आसान है। ये सबसे ऊपर है, जहाँ से वह सभी पहाड़ों को देख सकते हैं और दादाजी नज़ारे को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने बुजुर्ग को सहारा दिया, धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते हुए। ऊंचा होना बेहतर है। तुम्हारे दादाजी पूरी जिंदगी अटल रहे। अगर उनकी कब्र दूसरों से नीचे होती तो शायद उन्हें गुस्सा भी आ जाता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, विक्रम, तुम भी अपने पिता को थोड़ा सहारा दो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठंडी हवा उन पर न लगने देना और उन्हें फिर से बीमार मत करना। समझ गया दादाजी। कर्नल की वर्दी पहने 30 साल का एक युवक एक कमज़ोर बूढ़े आदमी को सहारा दे रहा था। ये बूढ़ा आदमी केवल 60 के आसपास का था, लेकिन उसका शरीर मुरझाया हुआ था और वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था, अपने पिता से भी बदतर। जहाँ तक कर्नल की वर्दी पहने इस युवक की बात है, अगर अरमान यहाँ होता तो वह उसे ज़रूर पहचान लेता। वह कर्नल विक्रम राठौड़ थे, जिन्होंने मल्होत्रा परिवार के विला की सुरक्षा के लिए टोही कंपनी भेजी थी। और उनके पिता हर्षवर्धन चौहान की तबीयत खराब थी। वे न केवल लीवर कैंसर से पीड़ित थे, बल्कि बचपन से ही एक अजीब बीमारी से भी जूझ रहे थे, जिसके कारण वे समय समय पर पागल हो जाते थे। जब बीमारी भड़कती थी तो वे किसी को नहीं पहचानते थे, मिर्गी के समान, फिर भी पूरी तरह से नहीं। इतने सालों तक अनगिनत डॉक्टरों से सलाह ली गई, लेकिन ये लाइलाज रही। जहां तक उस आदमी की बात है जो सामने वाले बुजुर्ग राजेश्वर सिंह चौहान को सहारा दे रहा था, वह ठीक कर्नल विक्रम राठौड़ के दूसरे चाचा जनरल जोरावर चौहान थे। चूंकि उनका बड़ा बेटा हर्षवर्धन बचपन से ही बीमार रहता था, इसलिए मास्टर राजेश्वर ने अपने दूसरे बेटे का नाम जोरावर रखा। उम्मीद थी कि वह स्वस्थ बड़ा होगा। किसे पता था ये दूसरा बेटा असाधारण निकलेगा। एक युवा के रूप में उसने भारत के पहाड़ों और नदियों की यात्रा की, पहाड़ों पर और ग्रामीण इलाकों में गया, जहां वह वास्तव में एक संकी व्यक्ति से मिला और उसका शिष्य बन गया, जिसने एक गहन और आसमान हिला देने वाला कौशल सीखा। जहां तक उस संकी व्यक्ति की बात है, वह आज के भारत का जीवित मिथक थे, स्वामी लोकेश जिनवरा। पिताजी, सावधान। विक्रम ने सावधानी से अपने पिता को सहारा दिया, अपने पिता के चेहरे पर बीमारी को देखते हुए। उसने मन ही मन फैसला किया कि अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के बाद वह अपने पिता को अरमान से मिलने ले जाएगा। उसे उम्मीद थी कि वैद्य चमत्कार उसके पिता के लीवर कैंसर का इलाज कर सकते हैं। जहां तक उसके पिता के पागलपन की बात है, उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। मैं ठीक हूँ, खांसते हुए हर्षवर्धन कुछ कदम चले, फिर उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। वे आगे नहीं चल पाए। जब हर्षवर्धन रुके तो विक्रम स्वाभाविक रूप से उनके साथ रुक गया। चौहान परिवार के साथ काले सूट में अंगरक्षकों का एक समूह भी था।
ये अंगरक्षक सभी पूर्व सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के विशेष गार्ड थे जो नेताओं की सुरक्षा करते थे। आखिरकार मास्टर राजेश्वर, जो अपने बुढ़ापे के लिए पुणे शहर में सेवानिवृत्त हुए थे, एक उपराष्ट्रीय स्तर के कैडर थे जो दूसरी पंक्ति में चले गए थे। वे एक समय केंद्रीय सैन्य आयोग में एक बड़ी हस्ती थे। उनके पद पर कुछ विशेष गार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जनरल जोरावर चौहान की वजह से विशेष गार्ड विभाग द्वारा भेजे गए लोगों का भारत रक्षक बल के साथ कुछ संबंध था, या वे भारत रक्षक बल के भीतर किसी अधिकारी के छात्र थे या किसी संप्रदाय के बाहरी शिष्य थे। इन लोगों में बलवंत सिंह सबसे उत्कृष्ट थे। कुनलुन संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य के रूप में 35 वर्षीय बलवंत सिंह की साधना आत्मन जागृति स्तर के शिखर पर थी। हालांकि वह सच्चे साधकों से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन नश्वर लोगों के बीच वह पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। इस समय बलवंत सिंह चौहान परिवार के समूह से 10 मीटर से अधिक दूर था, चुपचाप उनके पीछे चल रहा था। अपने अधीनस्थों को चारों ओर सतर्क रहने का निर्देश देते हुए उसकी तेज आंखें भी सावधानी से आसपास का सर्वेक्षण कर रही थीं। चौहान परिवार समूह पर्याप्त अगरबत्ती, मोमबत्तियां, कागज के पैसे, सादा शराब और स्नैक्स लेकर कब्र पर बलि चढ़ा रहा था। इस दौरान बलवंत सिंह हमेशा उनके आसपास पहरा दे रहा था। अचानक कई युवा पहाड़ पर आए। एक, जो अपनी 20 के दशक में था, नेता लग रहा था, बहुत सुंदर। हर हरकत पहाड़ों और नदियों के साथ विलीन होती दिख रही थी, जिसमें एक अवर्णनीय अनूठा आकर्षण था। हालांकि उसके पीछे 3 हटे कट्टे आदमी थे। एक के बाल छोटे थे, चेहरा खूंखार था और उसकी बाहों पर टैटू थे। जब वह मुस्कुराता था तो वह किसी गैंगस्टर फिल्म के गुंडे जैसा दिखता था। ये साफ था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। एक का शरीर गठीला था, वह रफ्तार से चल रहा था और उसकी बाहें विशेष रूप से विकसित थीं। उसके बड़े हाथ ताड़ के पत्तों के पंखे जैसे थे और उसकी उंगलियां मोटी और लंबी थीं। बलवंत सिंह ने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति एक आंतरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होना चाहिए जो मुक्केबाजी में कुशल हो। बस यह नहीं पता था कि वह बागुआ या ताई ची की साधना करता है। दूसरा एक सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला विदेशी था। वह 2 मीटर से अधिक लंबा था, कड़ाके की सर्दी में केवल चमड़े की जैकेट पहने हुए था, जिसके नीचे एक सफ़ेद टी शर्ट थी जिससे उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक भालू जैसी हत्या की मंशा दिखाई दे रही थी। जाहिर है वह जन्मजात दैवीय शक्ति का व्यक्ति था जो लड़ने और आक्रामकता का शौकीन था। इन तीनों से निपटना आसान नहीं है और वे वास्तव में सामने वाले उस युवा के अनुयायी हैं। ये युवा कौन सा रईसज़ादा है? उसने वास्तव में विशेषज्ञों का एक समूह इकट्ठा किया है। ये तीनों अगर हमारे विशेष गार्ड विभाग में होते तो सभी शीर्ष स्तरीय हाथ होते। बलवंत सिंह ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, कुछ उत्सुकता के साथ। जब लोगों का ये समूह नज़दीक आया तो बलवंत सिंह ने तीनों के पीछे एक छोटे कद के व्यक्ति को भी देखा। पीछे एक और है। ये छोटा व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं लगता, वह शायद उनके लिए काम कर रहा है। बलवंत सिंह ने उस पर एक नज़र डाली और अपने दिमाग में एक फैसला सुनाया। उसने बहुत से लोगों को देखा था, हर तरह के। उसके सामान्य निर्णय आमतौर पर सही होते थे। उसे बस यह नहीं पता था कि लोगों का ये समूह इतने अजीब संयोजन के साथ सर्दियों के बीच में इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा था। देखने से ये समूह ऐसा नहीं लग रहा था कि वे कब्रों पर जाने के लिए यहाँ आए हैं। समीर, इधर आ, ये एक युवा साहब तुझे एक लात मारेगा। तूने कहा था कि तू बचपन से यहाँ पला बड़ा है। देख, ये सब एक कब्रिस्तान है। लानत है, मेरा औषधीय खेत कहाँ है? अरमान सचमुच अवाक था। मूल रूप से आज उसने पश्चिम नगर में अपने औषधीय खेत को देखने आने की योजना बनाई थी। अनया ने उसे शायद ही कभी कोई संतोषजनक उपहार दिया हो, इसलिए निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह से देखना था। वह लंबे समय से इस औषधीय खेत का इंतजार कर रहा था। हालांकि मुड़ते समय कार खराब हो गई, इसलिए समूह को पहाड़ पर पैदल चलना पड़ा। समीर ने कहा कि वह शॉर्टकट लेना जानता है और अरमान और अन्य जो पहली बार आए थे स्वाभाविक रूप से उस पर संदेह नहीं करते थे।